वायदा कारोबार की एक्सपायरी का दिन, लेकिन बाजार है पूरे जोश में और सुबह की शुरुआती थोड़ी कमजोरी को उबर कर अब दिन के हाई के आसपास नए रिकॉर्ड के करीब ट्रेड करते हुए आखिरी 1.5 घंटे में क्या कुछ होगा, यही रहेगा खास एक्शन, खास फोकस। तो स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। दमदार एक्शन बाजारों में आपको दिख रहा है। बैंक्स में आई है भरपूर रिकवरी, एक नया हाई 35,000 के पार पहली बार आप देख रहे हैं और एसबीआई से आए हैं अच्छे नतीजे। तो चर्चा करेंगे अनिल जी के साथ और जानेंगे कि एक्सपायरी से पहले क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सर बताएं, बड़ी बातें क्या हैं? अब तक की बड़ी बातें दीप जो है वो रिकवरी, आज का दिन रिकवरी के नाम। और आपको याद होगा सुबह हम यही बात कर रहे थे कि दोनों तरफ मौके मिलेंगे आज, और आपको दोनों तरफ के मौकों के लिए तैयार रहना है। जहां खुले वहां इंतजार करना है। पहले गिरे तो खरीदना है, पहले बढ़े तो बेचना है, और पहले गिरकर बाजार ने आपको मौका दिया, सही लेवल पर मौका दिया। 14,725 जो वो बेहतरीन लेवल था जहां खरीदने की आई थी, आज का लो है 14,714। और बैंक निफ्टी पर भी 34,275, 34,300, आज का लो है 34,238। तो बेहतरीन एंट्री पॉइंट पर अगर आप एंट्री करते हैं तो क्या फायदा होता है वो आप देख सकते हैं। अपने लो से 750-800 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी है, और निफ्टी अपने लो से करीबन 125-150 पॉइंट ऊपर। नतीजों के बाद एसबीआई मजबूत है, सरकारी बैंकों का इंडेक्स 3% मजबूत है। बजट के दिन से हम लगातार कह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक स्पेस सबसे ज्यादा मजबूत, वो है सरकारी बैंकों की। आप देखिए इंडेक्स 3% मजबूत। आईटी को छोड़कर सारे सेक्टर हरे निशान में आपको नजर आएंगे। मेटल शेयरों में खरीदारी होती दिख रही है। एफएमसीजी में आज अच्छा दिन है। डाउ फ्यूचर सपाट कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। यूरोप हल्का मजबूती के साथ 1/4% ऊपर है, लेकिन भारतीय बाजार अपनी धुन में, अपनी चाल में मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। और एक बार की तो हमने 35,000 के दर्शन भी किए हैं बैंक निफ्टी पे, और निफ्टी भी अपने लाइफ टाइम हाई के बेहद करीब पहुंचा है। कल का जो 18,868 का लाइफ हाई था, उससे 6 ही पॉइंट दूर रहा है। अब भी कोई ज़्यादा दूर नहीं, मुश्किल से 8-10 पॉइंट अगर और बढ़ गए तो आज एक लाइफ टाइम हाई निफ्टी पर भी मिलने की तैयारी में है। बस थोड़ी देर में शायद हमारे सामने आए। बिल्कुल सर, नए लेवल्स की तरफ बाजार मूव कर रहे हैं। ज़्यादा दूर नहीं है इस समय निफ्टी अपने हाई से। पर सर एसबीआई दमदार नतीजे आते हुए दिख रहे हैं, स्पेशली अगर आप एनपीएस देखें और प्रोविजनिंग देखें। पहले तो जब फिगर आया प्रोविजनिंग का तो हमें लगा कि हम गलत रीड कर रहे हैं इस नंबर को, पर फिर एक्चुअली रियलाइज किया सालाना तौर पर 80% की गिरावट है, और तिमाही दर तिमाही भी देखें तो प्रोविजनिंग आधी हो गई है। बिल्कुल गजब के नंबर्स है, और ये एसेट क्वालिटी में सुधार के संकेत दे रहा है। नो डाउट आप ये कह सकते हैं कि मॉरिटोरियम वाला बेनिफिट है, एक्स मॉरिटोरियम किस तरह के नंबर्स होते हैं वो देखना होगा, लेकिन उसके बावजूद किसी भी लिहाज से देखें तो नंबर्स बहुत मजबूत नजर आ रहे हैं। आई होप कि एक्स मॉरिटोरियम भी नंबर उतने खराब है, थोड़ा अपटिक है बट हाँ, लेकिन दूसरे बैंक्स के कंपेरिजन में आप देखें तो इसका एक बड़ा कारण दीप ये भी है कि काफी कुछ प्रोविजनिंग ऑलरेडी ये बैंक्स कर चुके हैं, और अब यहां से और प्रोविजनिंग करने के लिए गुंजाइश ज्यादा बची नहीं है। और जैसे आपकी प्रोविजनिंग कम होती है मुनाफे में, उसका तुरंत असर आपको नजर आता है। वो आपको एसबीआई में भी दिख रहा है। सुपरलेटिव परफॉर्मेंस जिसे कह सकते हैं जो आती हुई दिख रही है। और स्पेशली आप देखिए जब स्टॉक ऑलरेडी 340 पर ट्रेड कर रहा हो और तब ये परफॉर्मेंस, और तब भी स्टॉक मजबूती के साथ टिका रहे, तो ये अपने आप में कमाल है। तो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस। और सबसे बढ़िया बात दीप मुझे इन नंबर से जो नजर आती है वो ये, इन नंबर्स की इंपॉर्टेंस इस बात को लेकर नहीं कि 340 पर आज एसबीआई ट्रेड कर रहा है तो आज ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, या 2% 3% ऊपर नीचे वाला मामला। इस रिजल्ट सीजन की सबसे बड़ी खासियत और सबसे बड़ा इंडिकेशन जो आपको मिल रहा है वो इस सीजन के लिए नहीं, आने वाले कई रिजल्ट सीजन के लिए मिल रहा है। अगर यही परफॉर्मेंस 1, 2, 3, 4 क्वार्टर आगे और कंपनियां दोहराती, जो कि आपको दिखेगा। एक एग्जांपल देता हूं आपको। सुबह सुबह आज हमने थर्मेक्स के मैनेजमेंट से बात की। थर्मेक्स के रिजल्ट आ चुके हैं। थर्मेक्स का स्टॉक लाइए सामने, आपको समझ में आएगा क्या कमेंट्री मैनेजमेंट की। आशीष भंडारी साहब, वो भी भंडारी जी हैं तो उन्होंने जिस तरह की कमेंट्री दी, और आप देखिए उसके बाद लोगों को समझ में आया कि उनके कहने का मतलब क्या है। जो कॉन्फिडेंस, जो गाइडेंस, आमतौर पर ये जो बढ़िया मिड कैप कंपनियां हैं वो बहुत ज्यादा जोर से बोलती नहीं, आराम से धीमे धीमे कि ठीक है, हाँ हम कर रहे हैं, अच्छा करेंगे। लेकिन जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है वो कॉन्फिडेंस आपको स्टॉक प्राइस में नजर आता है। 20% ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ये सिर्फ एक क्वार्टर वाली बात नहीं है, ये कहानी आगे कई तिमाहियों की है। और ये जो फंडामेंटल्स मजबूत होते दिख रहे हैं कंपनियों के, ये बाजार के लिए बहुत फायदे की बात है। तो इसलिए मैं रिजल्ट के पहले चल गया, रिजल्ट के दिन चला गिरा, रिजल्ट के 1-2 दिन बाद, वो कहानी नहीं है, कहानी बड़ी है। और इस बड़ी कहानी पर, बड़ी पिक्चर पर फोकस करना चाहिए जो कंपनियों के नतीजों से आते दिख रहे हैं। अल्टीमेटली देखिए वो कहते हैं कि सारे स्टॉक प्राइस मार्केट में जो शेयरों के भाव है वो कंपनियों की कमाई के गुलाम हैं। बिल्कुल। तो अगर कंपनियां कमाएगी तो भाव बढ़ेंगे, आज नहीं तो कल, और कंपनियां कमा रही है
तो ये सबसे बड़ा कंफर्ट और कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स के लिए। और वो कॉन्फिडेंस स्क्रीन पर दिख रहा है सर, न्यू हाई आ गया निफ्टी पर, जो क्या अभी बात आपने है, कहा, वाह। गोल्डन वर्ड्स हैं, अभी आपने कहा था और अभी आ गया। तो चलिए इसी बात पर बात करते करते नए हाईस को सेलिब्रेट करते हैं। 14,878 ये है नया लाइफ टाइम हाई आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। बैंक निफ्टी 35,062 का नया लाइफ टाइम हाई बना चुका है। ये दो नए लाइफ टाइम हाई आपकी स्क्रीन पर। और सेंसेक्स 50,538 का लाइफ टाइम हाई बना चुका है। कल का लाइफ टाइम हाई 50,526 का था, जिसे हम पार कर चुके हैं। तो एक बार फिर से लाइफ टाइम हाई बनने की आप सबको बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल सर। और लगातार दूसरे दिन जो तीनों इंडेक्स तीनों साथ में, यस, तीनों एक इंडेक्स ही दिन लगातार में दिखा दूसरे, रहे। और लगातार तीसरा दिन है जब तीन इंडेक्स में लाइफ हाई बनते हैं। पर सर इंडेक्स का लाइफ है तो सेलिब्रेट करने का मौका है ही, और करना भी चाहिए। आपने कहा भी था कि ये अब आगे की बड़ी स्टोरी बन रही है। पर एक और चीज जो आपको और हमें जी बिजनेस में सेलिब्रेट करनी चाहिए सर, हफ्ता वसूली, ऑपरेशन हफ्ता वसूली, जो ये मुहिम आपने उठाई थी, और उसके बाद हमने देखा सब जगह एक्शन आया, रेगुलेटर्स की तरफ से भी, बाकी मीडिया ने भी इस मुद्दे को उठाया। अब जो मुद्दा आपने उठाया था सर, वो संसद पहुंच चुका है, और इस मामले को अब संसद में भी उठाया गया है। दीप, ये वाकई में बड़े सेटिस्फेक्शन वाली बात है कि जो देखिए रोज मार्केट हम बात करते हैं, आज ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ये लेवल्स हैं, ये वो सब अपनी जगह है, वो रोज वाला काम है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आपको कोई काम करके मिलता है, तो वो ये काम करके मिलता है कि आप लोगों के काम के कितने मुद्दे कितने ज़ोर शोर से उठा पाते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि लॉकडाउन के वक्त जब एक और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सारे बोरोवर्स के लिए मॉरेटोरियम है, वहीं ये डिजिटल लोन ऐप वाली कंपनियों से लोन लेने वाले लोगों के लिए कहीं किसी तरह की कोई राहत नहीं, उल्टा उसके विपरीत इन्हें बुरी तरह से परेशान किया जाता था। गाली गलौज, रिकवरी के खराब तरीके, फर्जी नोटिसेज और क्या नहीं, लोग मतलब काफ़ी लोग सुसाइड करने पर मजबूर हुए। तब हमने ये मुद्दा उठाया, और उस मुद्दे को आप देखिए धीरे धीरे किस लेवल तक पहुंचा है। उसके बाद आरबीआई ने उस पर बड़ा एक्शन लिया। एक नहीं 3 बार आरबीआई के एक्शन हुए, एक नहीं कई सरकारों की तरफ से, कई पुलिस की तरफ से, बेंगलोर, हैदराबाद, तेलंगाना, केरल, कई जगह पुलिस केसेस दर्ज हुए। करीबन 40-50 लोग अरेस्ट हुए। कुछ चाइनीज, जो जब हमने सेकंड इसका ऑपरेशन हफ्ता वसूली का पार्ट 2 किया, जिसमें चाइनीज कनेक्शन बताया, कुछ चाइनीज नागरिक भी वहां पर पकड़े गए। तो इस मुद्दे को अब आज संसद में उठाया गया है। तो हमें इस बात की खुशी कि जहां तक ये मुद्दा पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंचा है। हमारी कोशिश थी रेगुलेटर्स तक पहुंचे, आरबीआई ने बहुत प्रोएक्टिवली इस पर काम किया है और अब भी कर रहे हैं। हमारी कोशिश थी कि ये मुद्दा सरकार तक पहुंचे, और आज सरकार के पास संसद में पहुंचा है। और आईटी राज्य मंत्री संजय धोत्रे जो हैं, उन्होंने अपना बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि आईटी एक्ट की धारा 79 में जो संशोधन करने की जरूरत है, हम उसमें संशोधन करेंगे, और डिजिटल ऐप के जरिए ये जो लोन देने वाली कंपनियां जो परेशान कर रही है लोगों को, उस पर सही एक्शन लिया जाएगा। और केरल ने भी कहा है कि उनके पास राज्य में जो कानून है, उस कानून में वो बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई एम श्योर कि ये मुद्दा पहुंचा है। मैं ये भी देख रहा था कल से और आज के बीच में भी काफ़ी ट्विटर पर मैसेज मुझे आ रहे थे, लोग फिर से थोड़े परेशान हो रहे हैं। तो आप चिंता न करें, जी बिजनेस आपके साथ है। हम कोशिश कर रहे हैं हर एक लेवल पर, हर मंच पर, जहां भी हम इस मुद्दे को ले जा सकते हैं, जहां जिसके नोटिस में लाने की जरूरत है, वो कोशिश हमारी जारी है। तो एक ये, और दूसरा ऑपरेशन मार्केट माफिया, ये दो बड़े दिल के करीब हैं, क्योंकि ऑपरेशन मार्केट माफिया के बाद अब हम ये कह सकते हैं ये वो वैसे ही हाल है, 2 बूंद जिंदगी की पोलियो वाला। जब ये चला तो लोगों को लगा कि इतना इस लेवल पर, लेकिन अब किसी को पोलियो की ड्रॉप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, वैसा वाला मामला। अब किसी को फोन उठाने के में डर नहीं लगता कि कहीं क्या आपकी ट्रेडिंग ठीक चल रही है, इंदौर से फोन तो नहीं आ रहा। तो वो वाला डर लोगों में के दिमाग से निकल गया। तो ये 2 चीजें जो हुई है, इसकी बड़ी खुशी है। और जो ऑपरेशन मार्केट माफिया, उसमें भी मैं सेबी को धन्यवाद देना चाहता हूं। सेबी ने जिस तरह से प्रोएक्टिवली एक्शन लिया, और दूसरा इंदौर पुलिस ने जिन्होंने एक्शन लिया, उन्होंने दोनों ने जो दम लगाकर कार्रवाई की, उसकी वजह से आज लोग काफी सुखी हैं। बिल्कुल सर, और बहुत बहुत बधाई ये मुहिम उठाने के लिए। और अब तो हाईएस्ट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में ये पहुंच चुका है, संसद में भी इस मामले को उठाया गया है। तो इसका जो भी डेवलपमेंट होगा, हम जरूर आपके पास सबसे पहले लेकर आएंगे। पर आइए मार्केट एक्शन को अब आगे बढ़ाते हैं और जान लेते हैं कि कहां नजर रखनी है। रिकॉर्ड हाई पर आपको इंडेक्स दिख रहे हैं, कौन से हैं अहम ट्रिगर्स, और साथ ही खबरों वाले शेयर्स जो आपको जानने चाहिए। मानसी साथी वरुण हमारे साथ तैयार है। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से हैं अहम ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून दीपांशु। नतीजे
आज एक एक कर आ रहे हैं, कई सारे और भी आने बाकी हैं। निफ्टी स्पेस में हीरो मोटो, एनटीपीसी, टाटा पावर, कॉनकोर, आरईसी, इन तमाम नंबर्स का इंतजार है। इसके अलावा आज शाम 4 बजे रेल मंत्री पीयूष गोयल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ निकल कर आता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। कल इंपॉर्टेंट नंबर्स निफ्टी स्पेस में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, महिंद्रा एंड महिंद्रा के आते दिखेंगे। वायदा बाजार की 2 कंपनियां, कैडिला हेल्थ केयर, वहीं पंजाब नेशनल बैंक, ये दोनों के नंबर्स भी कल आते हुए हम देखेंगे। कल ट्रिगर स्पेसिफिक, इवेंट स्पेसिफिक काफी कुछ इंपॉर्टेंट है। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी कल आती हुई दिखेगी। वहीं ब्रूकफील्ड इंडिया रीट का आईपीओ जो है वो बंद हो जाएगा। आपको रोकना होगा, इस वक्त जी एंटरटेनमेंट के नतीजे आ रहे हैं। नतीजे एक बार मैं हमारे दर्शकों के सामने रख दूं। मुनाफा 94 करोड़ से बढ़कर 400 करोड़ आता दिखा है। तिमाही दर तिमाही मुनाफे में लगभग 3 गुना की बढ़त होती दिखी है। 94 करोड़ से बढ़कर नफा 400 करोड़, ये तिमाही दर तिमाही आंकड़े हैं, इसे आप उस लिहाज से देखें। ये है जी एंटरटेनमेंट के नतीजे। एक डिस्क्लेमर आपको दे दूं, जो चैनल आप देख रहे हैं जी बिजनेस, वो एसएल ग्रुप का हिस्सा है और जी एंटरटेनमेंट भी उस लिहाज से हमारी ग्रुप कंपनी हुई। तो आप नतीजे देखें तो ये डिस्क्लेमर ध्यान में रखें। 1761 करोड़ से बढ़कर आय 2757 करोड़, यानी कि आय में भी बड़ा उछाल आता दिखा है और मुनाफे में भी बड़ा उछाल आता दिखा है। आय 1761 करोड़ से बढ़कर 2757 करोड़, लगभग 1000 करोड़ आय बढ़कर आती हुई दिखी। वही मुनाफा जबरदस्त बढ़त के साथ, और कामकाजी मुनाफा देखिए दुगुने से ज़्यादा होता दिख रहा है। 331 करोड़ से बढ़कर 659 करोड़ के आसपास कामकाजी मुनाफा आता दिख रहा है। तो तीनों ही पैरामीटर पर जी एंटरटेनमेंट की तगड़ी परफॉर्मेंस इस तिमाही में आती हुई दिखी। ये नतीजे आपके सामने। जी मानसी, अब आप बताएं बाकी की। बिल्कुल सर, मैं यही कह रही थी, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक का दूसरा दिन आज है और कल आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आती हुई दिखेगी। वहीं ब्रूकफील्ड इंडिया रीट का आईपीओ कल बंद होने जा रहा है। स्टोवक्राफ्ट की लिस्टिंग होगी कल। 18 गुना आईपीओ भरा था। प्राइस बैंड 384 से 385 रुपए प्रति शेयर की तय की गई है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड पर फोकस रखिए। 587 करोड़ का बायबैक जो है वो कल बंद होता दिखेगा। दाम इनके जो है 84 रुपए प्रति शेयर के हैं। जुबिलियंट लाइफ डीमर्जर के शेयर अलॉटमेंट की रिकॉर्ड डेट है। वहीं स्पेक्ट्रम नीलामी में टेलीकॉम कंपनियों की बोली का आखिरी दिन होगा। बिल्कुल, और शुक्रिया मानसी। इस बीच एनटीपीसी, इसके भी नतीजे आ रहे हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़े ठीक ठाक नतीजे रहेंगे। इस बार 3% आय में बढ़त का अनुमान था। 3315 करोड़ की आय आती हुई दिख रही है। एक बार मुनाफा 3190 करोड़ का हमारा अंदाजा था और उसके सामने 3310 करोड़, यानी कि अनुमान से बेहतर मुनाफे का आंकड़ा। 3315 करोड़, यानी कि 125 करोड़ रुपए मुनाफे का आंकड़ा हमारी उम्मीद से, 225 करोड़ हमारी उम्मीद से, हाँ 125 करोड़ हमारी उम्मीद से ज़्यादा आया। तो मुनाफे का आंकड़ा बेहतर है, हमारी उम्मीद से ज़्यादा है। 3190 करोड़ की उम्मीद थी और 3315 करोड़, 125 करोड़ मुनाफे के आंकड़े में बीट है। आय देख लेते हैं, 24,170 करोड़ के आसपास की उम्मीद हमें है आय की और 24,510 करोड़। तो थोड़ा सा आय भी का आंकड़ा भी हमारी उम्मीद से बेहतर है। मुनाफा और आय दोनों उम्मीद से बेहतर। सुमित जी हमारे साथ हैं और सुमित जी ने कल ही एनटीपीसी खरीदारी करने की राय दी थी। सुमित जी, रिजल्ट्स आ चुके हैं 100 के आसपास एनटीपीसी, एक बार जरा जल्दी से अपडेट दें। गुड आफ्टरनून अनिल जी। बिल्कुल अनिल जी, बधाई है उन लोगों को जिन्होंने कल एनटीपीसी खरीदा था, क्योंकि 100 का पहला टारगेट था वो अचीव हो रहा है। 100 के ऊपर ये क्लोजिंग मिलती है तो एनटीपीसी यहां से फिर और ऊपर का मूव दिखाएगा और 104 रुपए से लेके 105 रुपए तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो एकदम सही टाइम पे कल कॉल गया है और अभी रिजल्ट्स आने के बाद स्टॉक के अंदर मोमेंटम और बढ़ेगा। 100 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे 104 रुपए तक के लेवल एनटीपीसी के अंदर फिर देखने को मिल सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, पोजीशंस होल्ड करें। ओके, होल्ड करें, यह राय आपके लिए एनटीपीसी पर आती हुई। चलिए, इससे पहले कि तीसरा रिजल्ट आ जाए, मानसी जल्दी से बताएं, आपके स्टॉक्स खत्म हो चुके? जी बस एक सैटरडे के रिजल्ट्स बाकी थे। निफ्टी में डिविज लैब और वायदा बाजार में बीएचईएल, 2 नंबर्स आने। 2 बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हैं जो शनिवार को आपके लिए आएंगे। आगे बढ़े उससे पहले कुणाल जी और राकेश जी के लिए एक बिगुल है चार्ट कॉर्नर का, उसके बाद बढ़ते हैं आगे, आपको कुछ और खबरों वाले शेयर बताएंगे। तो बिगुल पहले कुणाल जी राकेश जी के लिए। बताएं सर। अनिल जी, नतीजों से पहले हमारी खरीदारी की राय है टाटा पावर में, जहां एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ नजर आ रहा है। टाटा पावर में जिस तरह का ब्रेकआउट है, स्टॉक में काफी ऊपर के लेवल्स आते हुए दिखेंगे, तो मौजूदा स्तरों पर खरीदारी करके चलें। ओवर टू राकेश जी। देखिए अनिल जी, टाटा पावर ने एक बड़ी वाली नेकलाइन 89 रुपीज की एक बड़ी वाली नेकलाइन वीकली चार्ट्स पे क्रैक करी है और इस नेकलाइन टूटने के बाद यहाँ 10 रुपए का अपमूव शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। तो काफी बड़ा ब्रेकआउट है, टाटा पावर पे खरीदारी की राय है।
87.5 का स्टॉप लॉस लगाना है। 95 रुपीज पहला टारगेट है, 99 रुपीज दूसरा टारगेट है और टाटा पावर पे खरीदारी की राय है। ओके, तो टाटा पावर में खरीदारी करने की राय है यहाँ पर, और मजबूती के साथ बने रहें, डटे रहें। और जैसा हमने भी सुबह आज आपको आज के 2000 में दिया था, 89 और 92 इंट्राडे टारगेट थे, दोनों पहला और दूसरा टारगेट हासिल हुआ। तीसरा टारगेट 92 रुपये का है, 92 का, उसकी तरफ तेजी से बढ़ता हुआ स्टॉक। तो दो टारगेट हिट होते हुए और तीसरे टारगेट के लिए भी आप होल्ड करें, चिंता न करें, डरें और घबराएं नहीं। टाटा पावर नतीजे आने वाले हैं, लेकिन मजबूती के साथ स्टॉक ऊपर जाते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलें, वो ज़्यादा बढ़िया होगा। तो कुणाल जी और राकेश जी ने अब जो एडवाइस दी, उसके हिसाब से जिम्मेदारी उनके कंधों पर, मैं मुक्त हुआ, फ्री हुआ। तो कुणाल जी, राकेश जी का धन्यवाद और स्वागत सुमित जी का बिगुल के साथ, सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी, बैंकिंग स्टॉक्स में मोमेंटम है और जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 56 रुपए 40 पैसे। स्टॉक का नाम है बैंक ऑफ इंडिया। अनिल जी, स्टॉक के अंदर क्लास ब्रेकआउट है, वीकली चार्ट्स पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, डेली चार्ट्स पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, रिसेंट के स्विंग हाई ब्रेक हो रहे हैं, चैनल ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और आज का वॉल्यूम तो क्लास वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। प्राइस एक्शन स्टॉक के अंदर पॉजिटिव प्राइस एक्शन के साथ वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो ये सारे संकेत है कि बैंक ऑफ इंडिया यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। 60 रुपए का स्टॉक का पहला टारगेट होगा और इस बारी ये 60 रुपए का लेवल तोड़ेगा और मेरे को लगता है ऊपर में 64 रुपए से 65 रुपए तक का मूव जल्दी ही बैंक ऑफ इंडिया के अंदर देखने को मिल सकता है। ये स्टॉक हमने पहले भी लोअर लेवल से बहुत बार रिकमेंड किया हुआ है और आज इसके अंदर फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 53 रुपए 25 पैसे का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, खरीदारी करें 60 से 64 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो 53-25 का स्टॉप लॉस और बैंक ऑफ इंडिया पर करनी है खरीदारी। एसबीआई के आए हैं दमदार नतीजे, बाकी पीएसयू बैंक्स में अच्छा एक्शन आ रहा है। एनटीपीसी के आए हैं अनुमान से अच्छे नतीजे। टाटा पावर सुबह से ही एक्शन में था और अब अपने नतीजों से पहले और बढ़िया एक्शन में बन रहा है। तो नतीजों के लिहाज से शानदार दिन बनते हुए दिख रहा है और इसलिए आप देख रहे हैं कि मार्केट्स में भी जबरदस्त तेजी इस समय बनी हुई है। आइए कुछ खबरों वाले शेयर्स के बारे में भी जानते हैं। वैसे तो काफी सारे खबरें आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी आ रही हैं, पर वरुण हमारे साथ हैं बताने के लिए कौन से हैं वो खबरों वाले शेयर्स। बताएं वरुण। देखिए दीप, सबसे पहले तो जो एक्सक्लूसिव खबर हमने आपको दी कि बीपीसीएल की जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी है उसमें हिस्सा बेचने के लिए जो मंत्री समूह है वो जल्द बैठक करेगा। 61.65% हिस्सा है इनका। इसके अलावा ऑयल इंडिया का भी यहाँ करीब 26% के आसपास का हिस्सा है। नतीजे आपने देखे कुछ देर पहले, जी एंटरटेनमेंट के काफ़ी बेहतर है। इसके अलावा एसबीआई के नतीजे भी अच्छे हैं। इस कंपनी का जो एनपीए है 5.28% से घट के 4.77% पे आया है और जो बिना मॉनिटरिंग का एनपीए वो भी 5.44% पे, यानी कि वहाँ भी ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है। हालांकि मुनाफा हमारे अनुमान से थोड़ा कम है। एचपीसीएल नतीजे थोड़े कमज़ोर है, मुनाफा 2355 करोड़ पे आया है जबकि हमारा अनुमान 2600 करोड़ का था। मार्जिन भी 7% से घट के 4.8% पे आए हैं। बजाज इलेक्ट्रिकल्स बेहतरीन नतीजे है, मुनाफा 10 करोड़ से बढ़ के करीब 99 करोड़ के आसपास आया। मार्जिन में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। वर्लपूल यहाँ नतीजे थोड़े कमज़ोर है क्योंकि मुनाफा कम हुआ है, साथ ही साथ मार्जिन भी 7% से घट के 6.7% पे आए हैं। सुंदरम फास्टनर्स नतीजे अच्छे रहे हैं, मार्जिन मुनाफा दोनों में बढ़ोतरी देखने मिली है। नंबर्स आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। स्ट्राइड फार्मा यहाँ नतीजे थोड़े कमज़ोर है, मुनाफा घटा है, 35 करोड़ पे आया है, लेकिन कंपनी ने कहा है कि ये अपना जो बायोटेक का बिजनेस है उसको डीमर्ज करेंगे और अलग से लिस्ट करने वाले हैं। मार्जिन भी कंपनी के कम हुए हैं। इप्का लैब्स नतीजे बेहतर है, हमने आपको नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे मैं कहा भी था कि नतीजे अच्छे आएंगे और नतीजे काफ़ी बेहतर है। मार्जिन मुनाफा दोनों में बेहतरीन बढ़ोतरी है। अरविंद मिले जुले नतीजे हैं, मुनाफा कम हुआ है लेकिन मार्जिन हल्का सा बढ़ा है, 10% से बढ़ के 10.7%। गोदरेज प्रॉपर्टीज नतीजे कमज़ोर है, 23 करोड़ के मुनाफे का अनुमान था, 14 करोड़ पे मुनाफा आया है। अवंती फीड बेहतरीन नतीजे, मुनाफा मार्जिन दोनों में बढ़ोतरी, मार्जिन 7% से बढ़ के 10% पे आए हैं। इसके अलावा कुछ खबरें, एचसीएल टेक एयरबस के साथ इन्होंने एक 5 साल का करार किया है डिजिटल सर्विसेज के लिए। एस्ट्राजेनेका दिल से जुड़ी एक बीमारी है, उसकी दवा के लिए इनको अप्रूवल मिला है, चीन से मंजूरी मिली है। ये एमएनएम ये कुछ यूनिट से थार के उसको रिकॉल करने वाली है, कैम्पशाफ्ट में बदलाव करने हैं, इसके लिए इन यूनिट्स को रिकॉल किया जा रहा है। आरपीपी इंफ्रा इनकी जेवी को 174 करोड़ का ऑर्डर मिला है। इंडिगो ये इन्होंने अपने प्लेन्स का अपडेट दिया है, साथ ही ये कहा है कि जो 4000 करोड़ का क्यूआईपी लाने वाले थे वो नहीं लाएंगे क्योंकि इनके पास भरपूर कैश है। वहीं एनएमडीसी डोनिमलाइन माइंस की लीज की अवधि जो है वो 20 साल तक बढ़ सकती है, ऐसी खबर निकल के आई। और सबसे आखिरी में भेल मध्य प्रदेश में 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट जो है इस कंपनी ने शुरू कर दिया है, ये इनके तरफ से एक अपडेट आया है। ओके, तो ये है वो तमाम खबरों वाले शेयर और साथ ही रिजल्ट्स भी जो आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। और आज का दिन तो जबरदस्त कमाल का दिन है, मतलब जिस तरह के आज के टारगेट्स, आज दीप मैंने एक इंटरेस्टिंग काम किया है
और वो काम मैंने ये किया है कि आज मैं देख रहा था जब शो के बीच में कि जिस तरह के कॉल्स सुपर हिट जा रहे हैं, देखिए किरण जी ने आज आपको जो कॉल्स दिए सुबह, जी मुथूट फाइनेंस टारगेट हिट 1200 रुपये वाला, सीमेंस वहाँ पर 1820, ये भी टारगेट हिट हो चुका है, टाटा मोटर्स 313 ये टारगेट हिट हो चुका है, और सन फार्मा 614 ये टारगेट हिट हो चुका है। इसके अलावा बजाज फाइनेंस स्पेशल पिक के तौर पर उन्होंने दिया था और उन्होंने कहा कि अभी भी आप बजाज फाइनेंस में बेचने की जल्दीबाजी ना करें। उन्होंने बोला आप होल्ड करिए। बजाज फाइनेंस में उन्होंने टारगेट अपने रिवाइज किए और वो कह रहे हैं कि इसे आप 5800 तक के टारगेट के लिए हफ्ते भर के लिए होल्ड करें। ये सुमित जी के कॉल्स में देख लीजिए, मैं एक साथ सबके बता दूं ताकि भेल सुमित जी का 42 रुपए का टारगेट हिट हुआ, आईओसी 102 रुपए का टारगेट हिट हुआ, जीएमआर इंफ्रा 26 रुपये 50 पैसे का टारगेट हिट हुआ, और टेक महिंद्रा 1000 रुपये का टारगेट। सुमित जी के 4 टारगेट हिट हुए हैं, और वागले साहब के सिप्ला का टारगेट 880 सुपर हिट, एस्कॉर्ट्स का टारगेट 1400 सुपर हिट, ये भी इनके हिट होते हुए दिखे हैं। इसके अलावा राजेश पालिया साहब ने मन्नापुरम फाइनेंस में खरीदारी की राय दी थी 185 रुपये का, वो टारगेट हिट हो चुका है। और इसके अलावा आशीष केलकर साहब का बीएल 140 रुपये का टारगेट, उनका भी हिट हुआ है। हिमांशु जी का बायोकॉन खरीदने की राय 400 रुपये का टारगेट हिट हुआ है। और बजट के दिन के तो ढेर सारे कॉल्स हैं, जैसे विश्वेश जी ने टाटा पावर दिया, वो टारगेट हिट हो चुका है। जय ठक्कर ने रैमको सीमेंट दिया था 864 रुपये, वो हिट हो चुका है। सिद्धार्थ जी का 1423 रुपये का एस्कॉर्ट्स का टारगेट हिट हुआ है। ये सारे टारगेट हिट हुए हैं। आज हमारे जो टारगेट्स हैं टाटा पावर के 89, 90 दोनों हिट हो गए हैं। इसके अलावा आइबुल हाउसिंग हमने जो टारगेट दिया था बजट के दिन दूसरे दिन नेक्स्ट डे मंगलवार को, वो 223, 225 का हिट हुआ, 230 वगैरह के टारगेट के लिए अभी भी आप होल्ड करिए। आईटीसी का 225 का टारगेट हिट हो चुका है, अभी भी होल्ड करिए, बेचे मत। आईटीसी बेचना ही नहीं है, अब तो रखना है ना अब नहीं, तब भी हाँ बेचना ही नहीं है। तो ये सारे टारगेट्स हमारे एक्सपर्ट्स के हिट हुए हैं आज की। सर जितना मतलब एक स्पेशल प्रोग्राम आज के टारगेट्स के लिए बना देते हैं, क्योंकि दमदार कॉल्स आई हैं एक तो, और साथ ही आपने देखा है कि हर कॉल पे और लगभग हर कॉल पे आपने अच्छा मुनाफा भी कमाया है। 14,900 के पार नया हाई निफ्टी पर आते हुए दिखा है, तो जबरदस्त तेजी इस बाजार में बन रही है। आइए इस एक्शन को आगे बढ़ाते हैं और हमारे एक्सपर्ट से कुछ और स्टॉक्स के बारे में चर्चा करते हैं जो आज आपको बढ़िया मूव्स इस समय दिखा रहे हैं। पावर स्पेस पे अच्छा एक्शन है। आज सुबह हम आरईसी के बारे में भी बात कर रहे थे और देखिए यहां पर भी एक्शन आया। किरण जी आज सुबह आरईसी के बारे में बात करके गए थे, इस काउंटर पर भी नजर रखिए। बल्कि एक बार जरा आरईसी पर भी एक फ्रेश व्यू ले लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। श्रीकांत चौहान साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रीकांत साहब, हर पावर स्टॉक में अच्छा एक्शन है, आरईसी ऑफ कोर्स पावर सेक्टर से रिलेटेड है। ओके, श्रीकांत जी से अभी थोड़ी देर में हम जुड़ेंगे। सुमित जी जरा आरईसी पर अपडेट दें। किरण जी ने सुबह कॉल दी थी यहाँ पर बढ़िया मूव आ रहा है इस काउंटर पर। दीपांशु, अभी जब अनिल जी स्टॉक्स बता रहे थे तो एक दो स्टॉक छूट गए, तो मैं थोड़ा कंटिन्यू कर लेता हूं। सुबह एनएमडीसी दिया था, उसका टारगेट हिट। कल बायोकॉन दिया था, उसका टारगेट हिट। तो ऐसे बहुत सारे कॉल है जिसमें टारगेट हिट हुए हैं। बीच में कभी कभार एक दो स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, तो वो चलता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप रेशियो देखेंगे तो बहुत बढ़िया रेशियो देखने को मिला है। तो मैं बधाई देना चाहूंगा लोगों को जिन्होंने जी बिजनेस देख के उन कॉल्स पे काम किया और उनसे पैसा कमाया, और इसी तरह से और भी कोशिश रहेगी और अच्छे अच्छे कॉल्स देने के लिए। अब आपने जो सवाल पूछा आरईसी के ऊपर, आरईसी के अंदर लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करें। ये स्टॉक भी एक तेजी के ट्रेंड के अंदर है। 150 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। 150 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो 154 से 155 रुपए तक के लेवल आरईसी में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए आरईसी। पावर सेक्टर पर रखिए नजर, क्योंकि आज अब जो नतीजे आ रहे हैं, अभी अदानी पावर के भी थोड़ी देर पहले नतीजे आए थे, तो अब जो नतीजे आ रहे हैं, नई थीम जो आपके लिए बनकर आ रही है वो है पूरी की पूरी पावर यूनिवर्स। कोल इंडिया में भी एक बढ़िया उछाल आया है इस समय। कोल इंडिया पर नजर रखिए। बंसल जी जरा कोल इंडिया की चार्ट भी देखें, क्योंकि पीएसयू स्टॉक्स पिछले 2-3 दिनों से बढ़िया एक्शन में है। कोल इंडिया भी आप पार्टिसिपेट कर रहा है 4.5% ऊपर डेज हाई पर। देखिए दिव्यांशु, बेहतरीन आज के अंदर आज चाल आई है, और इनफैक्ट एक शॉर्ट टर्म चार्ट पर एक ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। स्टॉक के अंदर 141 के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो जिन्होंने ले रखा है दीपांशु, होल्ड करें। यहाँ पर 145, 146 के लेवल्स ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। तो 145, 146 के लेवल्स के लिए होल्ड करें, यहां पर आपके लिए ये राय है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस अब पार्टिसिपेट कर रहा है। कल थोड़ा क्वाइट पड़ गया था, आज सुबह अच्छी तेजी के बाद थोड़ा क्वाइट पड़ा। अब वागले साहब फिर से मूव दिखा रहे हैं। क्लोजिंग ट्रेड के लिए कोई एक्शन दिखेगा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में? कुछ रेकमेंड करेंगे?
दीपांशु 460 के ऊपर ये निकलेगा तो इंट्राडे के लिए भी ट्रेड सेटअप बनेगा। वैसे मेरा व्यू तो डेफिनेटली पॉजिटिव है, थोड़ा सा हल्का सा साइडवेज मूव हो सकता है 450 460 के बीच में। 460 के पार निकलने के बाद 480 तक की मूव होगी आज और कल में। ओके, तो 480 के मूव के लिए तैयार हो जाइए। नजर रखिए जहां तक LIC हाउसिंग फाइनेंस का सवाल है। ICICI बैंक ये भी अब पार्टिसिपेट करने के मूड में दिख रहा है, पॉजिटिव टेरिटरी में आया है। डेज हाई पर आप ICICI बैंक को आते हुए देख रहे हैं। कुणाल जी, अभी मूव शुरू हुई है, आप बताएं, ट्रेड देखते हैं इस पर? देखिए, बिल्कुल मैं अभी इसी चार्ट को देख रहा था दीपांशु। फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। 620 रुपए के ऊपर ये ब्रेकआउट हुआ है और ऊपर के लेवल्स देखने को बिल्कुल मिलेंगे। अनचार्टेड टेरिटरी में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। टारगेट देना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक जो है 665 के लेवल्स दिखाएगा। तो जिसके पास भी ICICI बैंक की लॉन्ग पोजीशन है, होल्ड करें। नई खरीदारी भी इन स्तरों पर कर सकते हैं। बिल्कुल, तो नई खरीदारी भी आप उन स्तरों पर कर सकते हैं। ICICI बैंक ये आपको एक बढ़िया मूव में दिख रहा है। 35,158 ये है आपके लिए बैंक निफ्टी का नया है। और अब ICICI का पार्टिसिपेशन अगर आता है तो और कितना ऊपर जाएगा ये देखना जरूरी रहेगा इस काउंटर के लिए। जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जैन साहब, जो एक नई थीम बनकर आ रही है पावर की, जैसे जैसे अच्छे नतीजे आए, 3 पावर कंपनीज के नतीजे, NTPC और अदानी पावर तो हो गए, टाटा पावर का इंतजार है। क्या बता रही है ये थीम, क्योंकि बजट में भी पावर सेक्टर से रिलेटेड कुछ बड़े थीम्स आए थे। आपका कोई इंटरेस्ट आ रहा है इस स्पेस पे? नहीं, बिल्कुल, देखिए इंटरेस्ट तो है और NTPC में मैं काफी बुलिश था। इनफैक्ट अभी रिसेंटली बायबैक भी था, बहुत अच्छा पैसा भी बना। और जनरली मैं वहां पे थोड़ा सा डेट्स वाली कंपनियों पे थोड़ा सा कॉशियस रहता हूं, बट देन ये लार्ज कैप्स है और ये कंपनियां वैसे भी देखिए इंफ्रा वाली कंपनियां, तो सरकार को इनको वैसे भी टाइम टू टाइम काफी कुछ ना कुछ ये लोग डोल आउट करेंगे। और हो सकता है कि देखिए जिस तरीके से REIT और इनविट में देखिए आप TDS को लेकर भी क्लैरिफिकेशन दिए हैं, तो सरकार इज वेरी वेरी बुलिश। एंड मुझे ऐसा लगता है कि एसेट्स को भी इंफ्रा ट्रस्ट में और ये सब में ट्रांसफर करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा एक वो भी है, ट्रिगर भी है। तो मुझे लगता है कि NTPC में जिन्होंने ले रखा वो बिल्कुल होल्ड करके रखे। मुझे लगता है कि शुरुआत है, एक बार अच्छा खासा करेक्शन आया, 90 रुपए तक वहां पे सपोर्ट लिया और यहाँ से चलना चाहिए। सो आई एम वेरी बुलिश ऑन NTPC पर्टिकुलरली। और REC PFC वगैरह भी ठीक है, जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड करके रखे। और थोड़ा बहुत टाटा पावर में मुझे ऐसा लगता है कि टाटा पावर पर्टिकुलरली एज अ ग्रुप, मुझे टाटा में बहुत जबरदस्त एक वो लग रहा है कि एक अंदर से एक जबरदस्त रिस्ट्रक्चरिंग की एक वो आ रही है। हर कंपनियों को लेकर वो लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, तो टाटा पावर कैन आल्सो बी अ गुड होल्ड। ओके, तो टाटा पावर यहाँ पर रखनी है नज़र, एक बड़ा विनर हो सकता है ये। और अच्छा पार्टिसिपेशन आया है, डबल से भी ज़्यादा स्टॉक की मूव आ चुकी है और अभी भी आपको बढ़िया मूव दिखा रहा है। इस बीच ITC एक बार फ्रेश व्यू ले लेते हैं इस पर, क्योंकि अच्छी तेज़ी है। अभी अनिल जी ने कहा कि इसे तो होल्ड करके रखिए, कोई परेशानी नहीं है जिस तरह से मूव आ रही है। 6.5% का उछाल आपको आज ITC में आते हुए दिख रहा है। बहुत रेयर है जब ITC आपको इतनी बड़ी मूव एक दिन में दिखाता है, तो ये डेफिनेटली आज का स्टॉक ऑफ द डे बन रहा है। जो मुहूर्त के समय अनिल जी ने टारगेट दिए थे, स्टॉक ऑफ द ईयर है, स्टॉक ऑफ द ईयर आज के लिए वैसे तो स्टॉक ऑफ द ईयर है ही। बिल्कुल स्टॉक ऑफ द ईयर, ये रुकने वाला नहीं, चलेगा, ये तो चलेगा। ये आपके मुहूर्त से अब तक ही देखिए सर, जबरदस्त मूव आ गया। 180 के लेवल से 230 आ गया, तो 50 रुपए तो तब से कब चलेगा पता नहीं चलेगा। वो सब लोग वो वैसे जब है ना किसी स्टॉक पे ज्यादा मीम्स बनने लगे ना, तब समझ लेना कि उसको खरीदने का वक्त आ गया है। तो मतलब बेचारे की 2020 में सबसे ज्यादा बेइज्जती अगर किसी एक स्टॉक की हुई है तो ITC की हुई है। अब ITC बता रहे कि 2021 मेरा है। देखिए, अब देखते रहिए क्या होता है। जबरदस्त चलेगा ITC, इसमें कोई डाउट नहीं है। कंप्लीट री रेटिंग हो जाएगी इस स्टॉक की। बिल्कुल, तो री रेटिंग के लिए ITC तैयार है, नजर रखिए इस काउंटर पर। और सेठी साहब भी तैयार। बिल्कुल, तो सेठी साहब का भी कर देते स्वागत बिगुल के साथ। सेठी साहब, स्वागत है आपका। आपके सारे स्टॉक्स जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं, सारे के सारे रिकॉर्ड अपने टारगेट्स हासिल करते हुए। बताएं सर, आज क्या इरादा है? गुड आफ्टरनून अनिल जी। बिल्कुल, कई स्टॉक्स में बहुत जबरदस्त तेजी बनी है और बाजार में भी एक शानदार तेजी बनी है। और अनिल जी, कल परसों वाला स्टॉक, परसों दोपहर को टाटा पावर मैंने 84 रुपए के लेवल पे रिकमेंड करा और उसको फिर रेटरेट किया कल शाम के बाजार आज और कल में आज के लिए, और आज शानदार तेजी उसमें देखी जा रही है। फिर एक NMDC जो कि काफी सबड्यूड था, वो भी बजट वाले दिन भी डिस्कस किया और ऐसे मैंने 105-6 के लेवल पे रिकमेंड किया। आज 117 के लेवल है और इसके भी रिजल्ट आने वाले 8 फरवरी को। मुझे लगता है यहाँ से भी और अपसाइड NMDC में भी देखने को मिलेंगे। और बाकी आज के लिए अनिल जी 2 स्टॉक है, दोनों कैश मार्केट के स्टॉक है, जिनमें फ्रेश स्टॉक जिनमें खरीदारी करने की सलाह। क्या बात है, कैश मार्केट के स्टॉक्स दोनों में खरीदारी करने का है। बताएं सेठी साहब, पहला स्टॉक।
अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है वापिस एक सीमेंट कंपनी है। वैसे भी सीमेंट सेक्टर पे मैं बुलिश रहा हूँ और पिछले कुछ दिनों से ओरिएंट सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, एनसीएल इंडस्ट्रीज, रैमको सीमेंट, बिरला कॉर्प, सब स्टॉक्स को रिजल्ट्स के कुछ दिन पहले रिकमेंड किया और रिजल्ट तक बहुत अच्छे लेवल्स और टारगेट्स मीटअप हुए। वैसा ही एक काउंटर है या कंपनी है जेके सीमेंट, नॉर्थ इंडिया बेस्ड एक दिग्गज सीमेंट कंपनी है। इसके भी नतीजे आने वाले हैं शनिवार को अनिल जी, और मैं ये मान रहा हूँ कि जिस तरह से हमने बाकी नतीजे देखे, इसके भी नतीजे बेहद दमदार होंगे। 2285 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता है। आप इसके फंडामेंटल्स देखेंगे तो बहुत ही सॉलिड फंडामेंटल्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 17.5%, रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 16% का। पिछले 3 साल का अगर पैट का कैगर देखेंगे तो अराउंड 41% के कैगर से पैट में ग्रोथ दर्ज करी है कंपनी ने, और कैपेसिटी एक्सपेंशन भी किया है पिछले कुछ क्वार्टर्स में या सालों में, और उसका एक फायदा रेगुलरली मिलता है। और जिस तरह के नतीजे बाकी जो नॉर्थ इंडिया बेस्ड सीमेंट कंपनीज है जैसे श्री सीमेंट है, बिरला कॉर्प है, इनके देखेंगे मुझे कोई डाउट नहीं है कि इसके भी नतीजे बेहद दमदार होंगे। सितंबर तिमाही में भी बहुत अच्छे नतीजे थे, 221 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया वर्सेस 79 करोड़ लास्ट ईयर। और बाकी सरकार का जिस तरह से इंफ्रा और हाउसिंग पे फोकस है, आई एम श्योर कि सीमेंट स्टॉक्स वुड कंटिन्यू टू डू वेल। तो इसमें खरीदारी करने की सलाह है। मेरा शॉर्ट टर्म में इसमें 2450 रुपए का टारगेट है, 2250 का स्टॉप लॉस। ओके, 2250 का स्टॉप लॉस, 2450 के टारगेट, और शनिवार को आने वाले हैं रिजल्ट्स रहेंगे दमदार, ये है मानना है सेठी साहब का। तो तगड़े, और सीमेंट कंपनी में तो आपने देखा ही है रिजल्ट्स कितने मजबूती से बहुत ही बेहतरीन आते हुए दिख रहे थे। यहाँ पर खरीदारी करने की राय, मजबूत नतीजे आए थे अभी एसबीआई के, और एसबीआई के टॉप मैनेजमेंट और एमडी साहब को आप सुनते हुए देख सकते हैं। दिनेश कुमार खारा साहब अपने नतीजों के बाद बातचीत कर रहे हैं। एक बार जल्दी से एक बार चलते हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और फिर सेठी साहब से लेंगे उनकी दूसरी बेहतरीन पिक भी। तो आप बने रहिए, और सेठी साहब आप भी बने रहिए। एक बार जल्दी से हम एसबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में होकर आते हैं। Bank registered a net profit of 5,196 crore in Q3 21 as compared to 4,574 crores in Q2 of financial year 21, which is actually sequentially it's an increase of 13.60%. Operating profit witnessed an increase of 5.31% sequentially, and it stands at 17,333 crores. We had some one-offs in the Q3 financial year 20, and if we knock off those one-off interest income and other income, the YOY growth in net profit and operating profit for the Q3 financial year 21 would actually stand at 133%. And तो ये थे दिनेश कुमार खारा साहब जो एसबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए। आइए बढ़ते हैं आगे, और सेठी साहब हमारे साथ हैं। सेठी साहब, जेके सीमेंट तो आपने बता दिया, दूसरा स्टॉक आपका? दूसरा स्टॉक अनिल जी एक फार्मा कंपनी है, जबरदस्त फार्मा कंपनी है। कंपनी का नाम है नेटको फार्मा, जो कि अभी 900 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये भी एक बहुत ही दमदार एक R&D फोकस फार्मा कंपनी है, जो कि एपीआई में है, फॉर्मुलेशंस में है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में है, और इसके अलावा ये एग्री केमिकल्स यानी क्रॉप हेल्थ से रिलेटेड जो केमिकल्स है उनमें भी ये काम करती है। बहुत ही दमदार नतीजे रहे। सितंबर क्वार्टर में भी 117 करोड़ के सामने 203 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के है रफली अराउंड 30%। अच्छे आरओई है, डेट लेवल्स भी बहुत ही कम है, और इस कंपनी के 11 फरवरी को नतीजे आएंगे। 11 फरवरी को मुझे लगता है इससे भी बहुत उम्मीद रखनी चाहिए। ये स्टॉक भी यहाँ से अच्छा अपसाइड दिखा सकता है। तो मेरा इसमें बहुत ही शॉर्ट टर्म में 940-950 रुपए का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस रखना है 885। ओके, 885 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी करें। नेटको फार्मा यहाँ पर मजबूती के साथ ट्रेड हो सकता है, और ये एक और स्टॉक है जो सेठी साहब को पसंद है। दोनों ही कैश के स्टॉक्स, और सेठी साहब के कैश के स्टॉक्स का रिकॉर्ड तो अब तक एकदम नॉट आउट वाला है। एक भी स्टॉक ऐसा नहीं है सेठी साहब का जो कैश मार्केट वाला स्टॉक जिसने स्टॉप लॉस हिट किया हो। नॉट अ सिंगल स्टॉक, नॉट अ सिंगल स्टॉक। तो सारे के सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो टारगेट पर पहुंचे। ये भी 940-950 तक पहुंचेगा। कब नतीजे कब है सेठी साहब, क्या बताया आपने? कब? 11 फरवरी अनिल जी, 11 फरवरी को रिजल्ट है, और आप उस हिसाब से पोजिशनल ट्रेड करें, ये ध्यान में रखें। तो ये है आपके लिए नेटको फार्मा पर भी राय सेठी साहब की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सेठी साहब आपका ये दोनों बेहतरीन पिक्स देने के लिए। बिल्कुल, तो नजर रखें नेटको फार्मा पर, बढ़िया मूवमेंट इस काउंटर पर। डेटा भी तैयार है दीप? जी सर, बिल्कुल चलते हैं। हाँ बिल्कुल, 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी पे कर लिया जाए, टाइम से काम कर लेते हैं क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन भी है। बिल्कुल सर, तो बिगुल अनिल जी की स्ट्रैटेजी का।
सर थोड़ा भारतीय बाजारों को देखकर ग्लोबल मार्केट्स में भी जान आती हुई दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स थोड़ा मोमेंटम पकड़ा है, कुछ ज्यादा बड़ी गेंस नहीं है, 20-22 पॉइंट ऊपर ही है। नैस्डैक फ्यूचर्स थोड़ी ज्यादा अच्छी गेंस दिखा रहे हैं। यूरोप की थोड़ी सुस्त शुरुआत हुई थी, पर वहां से मोमेंटम यूरोप के बाजारों में भी आ गया है। अब आधे से 1% की तेजी आपको यूरोप के बाजारों में भी दिखेगी। एशिया आज थोड़ा सुस्त था, जापान 1% फिसला, हांगकांग और चाइना 0.5% कमजोर थे, बट यूरोप में अच्छा ट्रेड हो रहा है, डाउ फ्यूचर्स भी पॉजिटिव हो रहा है। बताएं सर क्या करना चाहिए? एक बार मैं बताऊं, उससे पहले रिजल्ट्स आए हाइकल के, वो रिजल्ट्स मजबूत दिख रहे हैं। एक बार रिजल्ट जरा पढ़ लें। 20% के आसपास मार्जिन आए, मुनाफे इसका आंकड़ा भी देख लें। उसके बाद में मैं एक बार आपके सवाल का जवाब देता हूं। तो हाइकल के नतीजे के बाद स्टॉक मजबूती से बढ़ता दिखा है। जल्दी से एक बार कुणाल जी से चार्ट पर राय ले लें। कुणाल जी, आय 404 करोड़ से बढ़कर 463 करोड़ आई है, मुनाफा भी 28 से 40 करोड़, अच्छे नंबर हैं। जरा एक बार चार्ट देख लीजिए। अनिल जी, चार्ट भी बहुत जबरदस्त हैं। इसके डेली चार्ट पर एक पैटर्न बना है जिसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो मेरी राय में अनिल जी यहाँ पर एक बड़ी रैली बन सकती है। जिनके पास भी पोजीशन है होल्ड करें। नई खरीदारी कर रहे हैं तो 185 रुपए के नीचे एक स्टॉप लॉस रख लें। और ऊपर अनिल जी मुझे लगता है कि सबसे पहला टारगेट 190-91 रुपए का आज इंट्राडे के लिए, और 195 रुपए का पोजिशनल टारगेट है। तो यहाँ पर खरीदारी करके चलने की राय। ओके, तो ये है आपके लिए हाइकल पर आया। अब दीप में आपके सामने रख दूं डेटा पहला निफ्टी का। जी सर, ठीक है। इस वक्त निफ्टी आपका स्पॉट लेवल पर ट्रेड कर रहा है 14,880। हम 14,850 के ऊपर निकल चुके हैं जी। 14,700 पर पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो पहली चीज तो ये कि आपका बेस हो गया। और आपको याद होगा कल भी हम ये बात कर रहे थे, आज भी ये बात कर रहे थे, 14,700 आपका बेस हो गया। कल भी 14,700 पे खरीदना है अगर आखिरी मिनटों में आ जाए तो। आज भी 14,700 725 जो पहली रेंज थी कि जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वहीं से घूम गया। तो 14,700 तो आपका बेस हो गया। तो आपकी रिस्क आपको पता है मैक्सिमम 150-200 पॉइंट की। आज नहीं, आने वाले अगले 1-2 दिनों की बात कर रहा हूँ। आज तो खैर आपके लिए 14,800 बेस बन गया है। क्यों? 14,800 के पुट पर 43 लाख शेयर हैं जो आपके लिए अब बचे हुए समय के लिए बेस का काम करेंगे। मजे की बात यह कि जब हम 14,850 को पार कर चुके हैं तो दीप एक अंदाजा लगाइए 14,850 तक कितने कॉल राइटर्स होंगे? अभी भी अगर कर रहे हैं तो फिर तो मतलब अब निफ्टी में जबरदस्त कॉल राइटिंग है अभी भी है। और 14,850 तक 1.25 करोड़ शेयर आज की एक्सपायरी वाले वो कॉल राइटर्स हैं जो रिस्क पर हैं। 14,850 में मान लिया चलो 14,850 में जिसने कॉल लिखा है उसको तो 25-50 पॉइंट की प्रीमियम मिली होगी, तो फिर भी अभी तक इतना रिस्क में नहीं है। लेकिन 14,800 तक 83 लाख शेयर कॉल राइटर्स है। ये भी बड़ा नंबर। तो वो तो रिस्क पे है ही जब आप 14,900 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मेरा पॉइंट ये है सिंपल के कॉल राइटर्स काफी जबरदस्त हैं जो रिस्क पर हैं। 14,900 अगर आपने पार किया तो वहां पर 1.25 करोड़ शेयर आपके कॉल राइटर्स हो जाएंगे। लेकिन 14,900 थोड़ा सा पार करना मुश्किल है। उसकी वजह ये कि यहाँ थोड़ा ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है 50 लाख शेयरों का, और उसमें से 28 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो बचे हुए समय के लिए जो रेंज में देख रहा हूँ एक बार 14,800 से लेकर 14,900 की देख रहा हूँ। ओके, इस रेंज में हम थोड़ा वक्त बिताएंगे। अगर 14,900 पार किया तो फिर 50 पॉइंट की और जगह बनेगी, और 14,800 तोड़ा तो 50 पॉइंट की नीचे जगह बनेगी, लेकिन इसकी संभावना कम दिखती है। तो 14,800 14,900 ब्रॉडली ये रेंज रहनी चाहिए। फिर भी इस रेंज में अगर सरप्राइज आना है तो शायद ऊपर की तरफ मिले। 14,900 पार करने की कोशिश निफ्टी कर सकता है, एक बार चांस ले सकता है। तो ये आपके लिए डेटा है जो बता रहे हैं। फिलहाल 14,800 14,900 डेटा की रेंज से ये निकल कर आ रहा है। 14,800 पर सपोर्ट 43 लाख शेयरों के पुट के साथ है, 14,900 पर रुकावट 50 लाख शेयरों के कॉल्स के साथ है। तो मेरे लिए रेंज ये बहुत साफ साफ निकल कर आ रही है। और दोनों में 29 लाख शेयर पुट और 28 लाख शेयर पुट आज ही जुड़े हैं। तो आज कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों ने वो गोल पोस्ट बना रखा है 14,800 14,900। अब इस गोल पोस्ट में कोई गोल कर दे किसी एक तरफ तो फिर 50 पॉइंट और मिल सकता है। तो अगर 14,900 हमने 3:05 के पहले पार कर लिया तो 14,950 आज ही आ जाएगा। आज ही फिर 50 पॉइंट 40-50 पॉइंट आपको फिर आज ही मिल जाएंगे। तो 3:05 के पहले देखिए 14,900 पार होता है या 14,800 पार होता है, उस हिसाब से ट्रेड लीजिएगा आखिरी आधे घंटे का। पहली चीज। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी पर अब सबसे बढ़िया चीज दीप जो है 35,000 के ऊपर जो बैंक निफ्टी टिक रहा है। निफ्टी बढ़े ना बढ़े, बैंक निफ्टी बढ़ेगा, ये डेटा में साफ क्लियर है। हाँ। अभी तक आपको याद होगा मैं लगातार कह रहा हूं कि उतने शॉर्ट्स निफ्टी में नहीं है उतने बैंक निफ्टी में, और अभी भी यही कह रहा हूं। बैंक निफ्टी में लोग रुक ही नहीं रहे हैं शॉर्ट करने से। 35,000 के कॉल ऑप्शन पर बैंक निफ्टी में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 21 लाख शेयरों का। आप सोचिए कितनी देर से आप 35,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अब किस चीज का इंतजार कर रहे हैं शॉर्ट काटने के लिए? 3:30
3:23 पे काटेंगे या क्लोजिंग प्राइस पे आपका वो जो भी कटान होगी। पॉइंट ये है 35,000 पार करते ही 65 लाख शेयर कॉल राइटर्स ट्रैप है। 65 लाख 65 लाख बैंक निफ्टी में आज की एक्सपायरी वाले 35,100 पार करते ही 75 लाख शेयर हो गए। 35,200 अब पार करते ही 90 लाख शेयर हो जाएंगे। ये है कमाल बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में जबरदस्त शॉर्ट है और स्पेशली देखिए एक्सपायरी के दिन जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, अगर आप उसके पार निकल जाते हैं उसके बाद शॉर्ट रहने में बिल्कुल भी समझदारी नहीं। तो इसका मतलब क्लियर कट है कि खरीदने वाला इतना ताकतवर है और 3 दिनों से पैसे लेके बैठा है 4 दिनों से, तो वो छोड़ने को तैयार नहीं है और वो बैंक निफ्टी की चाल में साफ दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी बहुत मजबूती है। सुबह आप जो सवाल पूछ रहे थे वो उसका जवाब मेरा सही नहीं हुआ कि क्या बैंक निफ्टी से लीडरशिप आएगी, लेकिन सेकंड हाफ में जो बैंक निफ्टी में और शॉर्ट्स बने वो अब कॉन्फिडेंस दे रहे कि बैंक निफ्टी की लीडरशिप है और 35,000 के पार निकलने के बाद अब बैंक निफ्टी मुझे लगता है 35,400 35,500 की रेंज में जाकर रुकेगा। ओके बहुत सारे शॉर्ट्स हैं, बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा शॉर्ट्स है, क्या कर सकते हैं। अगर इतने शॉर्ट्स हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल है। तो अब आपको बैंक निफ्टी में अगर तेजी की पोजीशन है तो आपको 35,000 या 34,950 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 35,000 के नीचे जाए तो ही आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन कम करनी है, अदरवाइज 3 बजे तक 3-5 तक आप 35,000 के ऊपर हैं तो 35,400 35,500 के लिए ट्रेड करें बैंक निफ्टी को। और अगर 14,900 के ऊपर 3 बजे के पहले निकल जाते हैं निफ्टी में तो फिर आप 14,950 के लिए ट्रेड करें। सिंपल। बिल्कुल। तो नज़र रखें, बैंक निफ्टी बढ़िया मूव के लिए तैयार हो रहा है। ये है आपके लिए इस समय की स्ट्रैटेजी। श्रीकांत जी जुड़ रहे हैं। श्रीकांत जी हमें एक कॉल भी देने वाले, उससे पहले एक बार प्राज इंडस्ट्रीज पर नज़र डाल दें। नतीजे अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। कामकाजी मुनाफा 25 करोड़ से बढ़कर 40 करोड़ का आया है। मार्जिन एक्सपेंशन आपने देखा है। मुनाफा 20 करोड़ से बढ़कर 28 करोड़ का आते हुए दिखा है। तो यहाँ पर भी आप अच्छी बढ़त देख रहे हैं। लगभग 40% का उछाल आपने मुनाफे में देखा है। मार्जिन 8.5% से बढ़कर लगभग 11% के ऊपर के आते हुए दिखे हैं, 11.5% के आए हैं। तो ये भी एक बड़ा फिगर है। कुणाल जी, प्राज इंडस्ट्रीज अच्छे नतीजे हैं, स्टॉक भी रिएक्ट कर रहा है, लेवल्स बताएं सर। देखिए चार्ट पर भी एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है दीपांशु। मुझे लगता है कि देखिए जैसे स्टॉक 127 के ऊपर फर्मली टिक जाएगा तो फिर इसमें एक तेजी बनेगी। अभी 127 के बिल्कुल करीब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो 127 पार होने के बाद इसमें एक मोमेंटम बनेगा। वॉल्यूम एक्शन बड़ा जबरदस्त दिखा है और फिर आपको यहां पर 132-33 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो मेरी राय में 127 के ऊपर बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखें 124 रुपए पर, 124 पर अगर आप 127 के ऊपर बाय कर रहे हैं और टारगेट होगा 132-33 रुपए। ओके, तो 132-33 के लिए प्राज इंडस्ट्रीज पर रखें नजर। आइए स्वागत करते हैं श्रीकांत जी का बिगुल BTSTT। गुड आफ्टरनून श्रीकांत जी, बताएं सर। जी दीपांशु देखिए वैसे काफ़ी फाइनेंशियल्स, इंश्योरेंस और जितने भी NBFC से इनमें अच्छी तेज़ी बनी है और मुझे लग रहा है कि यहाँ से MFSL मैक्स फाइनेंशियल्स में अच्छी तेज़ी बन सकती है। 711-712 के करीब ट्रेड कर रहा है, तो BTST के बेसिस पे इसे बाय किया जा सकता है। 712-13 में बाय कीजिए, 705 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए और यहाँ पे टारगेट्स नज़र आ रहे हैं वो 730 रुपये के हैं। ओके, तो 730 के टारगेट्स के लिए मैक्स फाइनेंशियल पर करनी है खरीदारी। ये आ रही है श्रीकांत जी की तरफ से। रहे नजर रखिए इस काउंटर पर आज का क्लियर विनर और जिसके बारे में अनिल जी ने आपको सुबह खरीदारी की राय भी दी थी, टारगेट्स भी आते हुए दिखे हैं। टाटा पार, NTPC के अच्छे नतीजे आए हैं, अदानी पार के नतीजों में इंप्रूवमेंट दिखा है। टाटा पार के नतीजे कैसे रहेंगे ये जानेंगे वरुण के साथ। वरुण बताएं। देखिए दीप, नतीजे ठीक ठाक रहेंगे। कंपनी की जो रेवेन्यूज है एटलीस्ट वहाँ आपको अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिलेगी। करीब 16% के आसपास की बढ़ोतरी का अनुमान हम लगा रहे हैं। 8,210 करोड़ के आसपास ये आ सकता है। एबिटा भी करीब 8% के आसपास बढ़ेगा, 1940 करोड़ के आसपास ये आएगा। लेकिन फ्यूल लागत जो है वो इस कंपनी की लगातार बढ़ी है, तो उससे थोड़ा इम्पैक्ट देखने मिलेगा। और साथ ही साथ याद रखिए और भी थोड़े बहुत चीज़ें हैं जिसका कॉस्ट जो है वो थोड़ा बड़ा है, उसके कारण आपको जो मार्जिन है वो थोड़े दबाव में देखने मिलेंगे। 25.5% से बढ़ के 23.1% पे आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी की जो आय है वो अच्छी रहेगी और ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस से ट्रांसमिशन घाटा जो है वो इस कंपनी का कम होने वाला है, जिससे भी कंपनी को फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा मुद्रा में कम अंडर रिकवरी ये भी देखने मिलेगी इस बार, तो उसका भी फायदा कहीं ना कहीं कंपनी को मिलेगा। इसके लिए मुनाफा जो है उसमें करीब 9% के आसपास की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है, 267 करोड़ पे आएगा। इसके साथ साथ याद रखिए इनविट लॉन्च के ऊपर अगर कुछ बोलेंगे तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है।
बिल्कुल, तो इनविट लॉन्च का इंतजार है टाटा पावर की तरफ से। नजर रखिए इस काउंटर पर। फिलहाल 90 के लेवल्स आपको आते हुए दिख रहे हैं और अनिल जी ने तो आज सुबह यहाँ पर आपको खरीदारी की भी राय दी थी, टारगेट्स भी आते हुए देखे। एक बार देख लेते हैं क्या सलाह दी गई थी। खरीदारी करने की राय और खरीदारी करने की राय है टाटा पावर में 86 रुपये 25 पैसे 86 रुपये 50 पैसे के आसपास चल रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर नतीजों से पहले एक अच्छा मौका बन सकता है खरीदारी करने का। 84 हाफ के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं। 89, 90 और 92 तीन टारगेट छोटे वाले जिसके लिए आपको टाटा पावर में खरीदारी करनी चाहिए। हमने भी सुबह आज आपको आज के 2000 में दिया था 89 और 92 इंट्राडे टारगेट थे। दोनों पहला और दूसरा टारगेट हासिल हुआ। तीसरा टारगेट 92 रुपये का है 92 का, उसकी तरफ तेजी से बढ़ता हुआ स्टॉक। दमदार एक्शन टाटा पावर में आपको आते हुए दिखा है और टारगेट्स भी हिट हो रहे हैं। आइए देखते हैं अब इंडेक्स पर क्या रणनीति बन रही है। स्वागत करते हैं निफ्टी के निशानेबाज नितिन बुरारका का। स्वागत है नितिन जी। हीरो या जीरो कॉल बताएं सर, क्या करना चाहिए, डेटा क्या कह रहा है? 3500 300 की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे जो 40 रुपए में मुझे मिल रही है, 35,300 की बैंक निफ्टी की। इसका टारगेट 100 रुपया होगा और स्टॉप लॉस इसका हम रखेंगे 10 रुपए का। वैसे हीरो जीरो मान के चल रहे हैं इसको। मुझे ऐसा लग रहा है लास्ट में एक अच्छी मूव आनी चाहिए बैंक निफ्टी में, शॉर्ट कवरिंग जिसको हम बोलेंगे। तो ये टारगेट है 110 120 ऐसे हो सकता है और स्टॉप लॉस आप 10 का रखेंगे क्योंकि 10 अगर टूट गया तो फिर जीरो ही हो जाएगी। तो 10 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 110 120 टारगेट होगा। क्या बात है। तो बहुत ही बढ़िया कॉल नितिन जी की तरफ से। हीरो या जीरो में 35,300 का कॉल ऑप्शन खरीदे 40 रुपए में। ये तो बहुत ही कम रिस्क है जो आप तो आमतौर पर आप बैंक निफ्टी के लिए लेते ही हैं। और बैंक निफ्टी में मैं भी कही रहा था कि टारगेट 35,400 35,500 के रखिए। और बात करते करते दीप देखिए 35,100 से 35,300 की तरफ 200 पॉइंट तो अपने तभी आ गया, मेरे ख्याल से पिछले 10 मिनटों में बढ़ चुका है। तो बहुत ही मजबूत डेटा दिख रहे हैं जैसा नितिन जी कह रहे हैं। नितिन जी एक साथ थोड़ा निफ्टी के डेटा पर भी राय दीजिए। जी निफ्टी में भी 900 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग हो रही है बहुत तगड़ी और बैंक निफ्टी का डेटा कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा है। निफ्टी में भी हीरो जीरो प्ले करने के लिए 14,900 की कॉल ऑप्शन बेस्ट होगी जो अभी 13 रुपए में चल रही है और मैक्सिमम रिस्क आपका 13 रुपए का ही है। इसमें स्टॉप लॉस फिर भी अगर हम रखेंगे तो 4 रुपए का रख लेना चाहिए क्योंकि 10 रुपए का ही रिस्क रखते हैं। अगर 4 के नीचे गई तो ये जीरो हो जाएगी और लास्ट में अगर 45 मिनट्स में कवरिंग आई तो ये 30-35 रुपए की हो सकती है, डबल हो सकती है। तो ये 14,900 की कॉल ऑप्शन पे बेट कर सकते। 14,900 का कॉल ऑप्शन लेना है, कितने में लेना है ये एक बार फिर से बताएं नितिन जी। जी 13 रुपए में मिल रही है सर, 13 से 14 के बीच में। तो 13 रुपए तो रिस्क 13 रुपए की है, करेक्ट? जी जी बस ठीक बात है। तो अगर आप चाहें तो एक हीरो या जीरो कॉल निफ्टी का 14,900 का कॉल ऑप्शन है, 13 रुपए में लीजिए 30 से 35 रुपए के टारगेट के लिए। बैंक निफ्टी का 35,300 का कॉल ऑप्शन 40 रुपए में लीजिए, 10 का स्टॉप लॉस 100 रुपए के टारगेट के लिए। और आपके बात करते करते बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन तो और मजबूत हो ही चुका होगा। 35,330 बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल पर 35,346 आ चुका है। तो 40 रुपए वाला कॉल ऑप्शन अभी क्या चल रहा है नितिन जी? 81 हो गई, 82 83। ये लो, वाह अरे वाह क्या बात है, तो कमाल है। तो ये है डेटा का कमाल जो नितिन जी आपके सामने रख रहे हैं। एंजॉय योर लाइफ। 14,900 अब आता हुआ ये है आपके लिए। दीप मुझे सिर्फ 1 मिनट दें, एक आप सवाल ले, तब तक मेरे भी आज के 2000 आने की, कल के 2000 आने की तैयारी है। बिल्कुल, तो अनिल जी की तरफ से कल के 2000 आ रहे हैं। इस बीच एक बार जरा एसबीआई पर नजर रखिए, 350 के ऊपर जा रहा है ये स्टॉक। तो आशु जी ने जो काफी समय पहले, बल्कि 250 के आसपास उन्होंने कहा था 350 जाएगा। अभी रिसेंटली जब आए थे फिर उन्होंने कहा था, बजट के दिन भी कह रहे थे कि एसबीआई अच्छा लग रहा है, 350 के पार जा रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा एक और स्टॉक जो हमारे एक्सपर्ट्स ने रेगुलरली आपके लिए रेकमेंड किया है, थोड़े कंसोलिडेशन के बाद बढ़िया मूव आया है, 7% का उछाल बैंक ऑफ बड़ौदा में आ रहा है। आइए चलते हैं वागले साहब के पास, वागले का बंडर। जी वागले साहब। दीपांशु, मेरा स्टॉक बैंक ऑफ बड़ौदा ही है, क्लियर कट ब्रेकआउट है। 80 के पार निकलते हैं और होल्ड करते हैं, मुझे लगता है बाय करना चाहिए। अभी 8250 8260 है, यहाँ से लेकर 82 तक बाय करें। सिर्फ 1.5 रुपए की रिस्क होगी। 81 के नीचे जाता है काट ले, मुझे नहीं लगता है वो भी होगा। और ऑन द अप साइड 87 का पहला टारगेट, 90 का दूसरा टारगेट, 90 का पोजीशनल है। ओके, 87 90 ये हैं दो टारगेट्स। बैंक ऑफ बड़ौदा खरीद कर आप चल सकते हैं। आइए बिगुल अनिल जी के लिए कल के 2000।
सर आपके फेवरेट पीएसयू बैंक तो दौड़ रहे हैं, पीएसयू बैंक है या कुछ और? पीएसयू बैंक है, मैं बाल बाल बचा। बैंक ऑफ बड़ौदा का जिक्र आपने और वागले साहब ने किया, लेकिन इसका नहीं किया। और ये है पीएनबी, जो हमारी परसों की पिक है, फिर से यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। पीएनबी में मुझे लगता है कि 40 के ऊपर क्लोज होने को ये तैयार हो रहा है। मुझे इसमें 40 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए थी, और 40 के ऊपर की क्लोजिंग मिलने के पूरे पूरे आसार आते दिख रहे हैं। और यहाँ से और एकदम छोटा स्टॉप लॉस रखना है दीप, 39.5 का। ओके, स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा है, तो 40 साढ़े 40 की रेंज में लीजिए, 39.5 का स्टॉप लॉस रखिए। ये स्टॉप लॉस आज के लिए पोजिशनल अगर आप पहले से लेकर बैठे हैं तो जरूर से होल्ड करें, कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ऊपर की तरफ जो आपके लिए टारगेट बनेंगे वो बनेंगे 42, 44 और 46 रुपए के। और कल आपके ये टारगेट्स आने चाहिए। क्यों आने चाहिए? क्योंकि कल इसके आने वाले हैं नतीजे। अब आप सरकारी बैंकों के सारे नतीजे देख चुके हैं, ठीक है, एसबीआई के रिजल्ट्स भी देख लिए, तो अब आप एक फेयर अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएनबी के नतीजे कैसे होंगे। तो नतीजों से पहले तक ही शायद आपको एक अच्छा मुनाफा मिल जाएगा, तो उस लिहाज से खरीदारी करने के लिए आप देख लीजिए जो आपको बैंक पसंद आए। इंडियन बैंक देख लें, बैंक ऑफ इंडिया भी सुमित जी ने रिकमेंड किया, बैंक ऑफ बड़ौदा वागले साहब कह रहे हैं, पीएनबी हम बजट के दिन से लगातार कह रहे हैं कि पीएनबी खरीदिए। मुझे लगता है यहाँ से भी पीएनबी नतीजे अगर अच्छे आ गए तो इवेंचुअली 45 से 50 की रेंज में जाने को तैयार है। फिलहाल 42, 44, 46 ये 3 टारगेट रखिए, 39.5 छोटा स्टॉप लॉस। 40 के ऊपर आज बंद होता है, बिल्कुल लेकर जाइए। हालांकि अभी 40 मिनट 35-40 मिनट बचे हैं, तो अगर क्लोजिंग 40 के ऊपर होती है तो निश्चिंत होकर लेकर जाइए। ओके, तो नजर रखिए पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, सभी स्टॉक्स में एक्शन आ रहा है। एसबीआई की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है वहां से कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं। जो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस है, सही समय पर उसका आईपीओ लेकर आएंगे खरा साहब, ये आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए दिख रहे हैं। पर आइए कुछ और कॉल्स हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से तैयार हैं। कतार में सबसे आगे हैं श्रीकांत जी बीटीएसटीटी कॉल के साथ। बताएं श्रीकांत जी। दीपांशु, जैसे बैंक निफ्टी में तो जो तेजी बनी है वो देखते ही बनती है, क्योंकि वहां पे काफी सारे स्टॉक्स में तेजी एक साथ बन रही है। और चूंकि पीएसयू बैंक्स काफी कवर हो चुके हैं, अभी मुझे लगता है कि अगर कोई एक्टिविटी आ सकती है तो वो एक्सिस बैंक में आ सकती है। काफी एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस था स्टॉक का, और अभी ऐसा लगता है कि एक कंसोलिडेशन के बाद वापस ये स्टॉक एक बार शायद 760 या 65 के लेवल्स को छू सकता है। तो करंट लेवल से 742, 742-43 में एक्सिस बैंक बाय करके चले, 730 रुपए का स्टॉप लॉस रखे और 760 रुपए के टारगेट के लिए बीटीएसटी कीजिए। ओके, तो 760 के टारगेट के लिए एक्सिस बैंक यहां पर करनी है खरीदारी। एक एक करके बैंक कॉल्स पर बढ़िया कॉल्स आ रहे हैं। एक बैंक कॉल पर कॉल तैयार है सुमित जी की तरफ से, बिगुल सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, मैं एकदम अनिल जी के साथ हूं। मेरा स्टॉक भी पीएनबी है। पीएनबी के अंदर भी लोअर लेवल्स पे डबल बॉटम का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। लास्ट एक महीने का आप ये चैनल ब्रेकआउट बोल सकते हैं। 40 रुपए 40 पैसे के आसपास एकदम इसमें ब्रेकआउट है, खरीदारी करें। पीएनबी के अंदर यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए, जिसमें पहला टारगेट बनेगा 42 रुपए 50 पैसे का। और जिस तरह से बैंकिंग स्टॉक्स में और स्पेशली पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, पीएनबी 42 रुपए 50 पैसे का लेवल तोड़ना चाहिए। आप देखिए एसबीआई में ब्रेकआउट, कैनरा बैंक हम किस लेवल से रेकमेंड कर रहे हैं उसमें ब्रेकआउट, बैंक ऑफ बड़ौदा में ब्रेकआउट, और अब फाइनली पीएनबी में ब्रेकआउट। तो 42 रुपए 50 पैसे का इसका पहला टारगेट होगा। 42 रुपए 50 पैसे के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो स्टॉक के अंदर 46 से 48 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 38-50 का नीचे में स्टॉप लॉस लगा के पीएनबी में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। एक अच्छा अपसाइड मूव पीएनबी में यहां से ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। ओके, तो एक अच्छे अपसाइड मूव के लिए पीएनबी हो रहा है तैयार। नजर रखिए इस काउंटर पर, बढ़िया तेजी आपको ये दिखा सकता है। ओके, तो पीएनबी पर रखेंगे नजर। 4,500 करोड़ की रीस्ट्रक्चरिंग करी है एसबीआई ने। कुछ कमेंट्स आ रहे हैं एसबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, जिसकी वजह से आपको भारत में आपको बैंक्स में और बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख रहा है। भारतीय एयरटेल की तरफ से कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, इनकी कॉन कॉल चल रही है। टैरिफ बढ़ाने पर फैसला लेंगे, पर जब दूसरी कंपनियां ये कदम उठाएंगी उसके बाद ही लेंगे। तो एसेंशियली कह रहे हैं कि हम टैरिफ बढ़ाने के लिए तो तैयार हैं, पर अगर बाकी कंपनीज एक्शन लेंगे तभी लेंगे, पहले भारतीय एयरटेल ये प्रोसेस इनिशिएट नहीं करेगी, ये कमेंट आ रहा है। तो इसकी वजह से स्टॉक पर आप शायद थोड़ा दबाव देख रहे हैं। वैसे कॉन कॉल से काफी पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं। सुबह पॉजिटिव ओपनिंग के बाद स्टॉक थोड़ा कूल ऑफ हो गया है, बट ये है आपके लिए भारतीय एयरटेल पर अपडेट इस समय। श्रीकांत जी जरा चार्ट देखकर बताएं। 600 के करीब होल्ड कर रहा है, नीचे नहीं फिसल रहा है, पर इसके ज्यादा ऊपर भी नहीं आ रहा है। क्या व्यू है चार्ट पर सर? वैसे इसमें जो तेजी बनी है वो काफी ग्रेजुअल सी बनी है, लेकिन एक बात तय है कि इसने अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस किया है।
तो दीपांशु, मुझे लगता है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में 640 से लेकर 670 के लेवल्स बिल्कुल दिखा सकता है, और करंट लेवल से चूंकि अच्छा खासा करेक्टेड है तो करंट लेवल से इसे बाय किया जा सकता है 602 603 में, और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 590 रुपए का, और टारगेट्स जो इमीडिएट बेसिस पे रहेंगे वो रहेंगे आज के हाई 625 के और ओवर द पीरियड 660 रुपए के। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त भारतीय एयरटेल पर। और इस बीच कुशल हमारे साथ आ चुके हैं, नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे लेने के लेकर मिंडा इंडस्ट्रीज के, जिसके रिजल्ट आ चुके हैं। कुशल, क्या परफेक्ट टाइमिंग है आपकी। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन जैसा कि कुशल को उम्मीद थी, नतीजे बहुत दमदार आते हुए दिख रहे। 53 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 120 करोड़, दमदार रिजल्ट। व्हाट अ मिस, रिजल्ट में मिस नहीं सर, है। मिस बहुत ज्यादा बड़ा मिस लग रहा है मुझे तो, क्योंकि 100 करोड़ का हमारा अनुमान था मुनाफे का, 120 करोड़ का मुनाफा आता हुआ दिख रहा है। ओके, अब आप ही बताइए बाकी के आगे रिजल्ट्स कैसे रहे। तो आपके पास अनुमान भी आप लेकर आए, बताइए कैसे दिख रहे हैं मिंडा के नतीजे। बिल्कुल सर, और आय जो आ रही है बढ़कर 1802 करोड़ की आय है। हमारा जो अनुमान था हमने 1600 करोड़ का लगाया था, तो यहां पर भी दमदार बीट है। अब देखना होगा कि जो मार्जिन्स है वो कैसे निकल कर आती है, पर आय और मुनाफा में सिग्निफिकेंट बढ़त जो है आपको नतीजों में देखने को मिल रही है। 1800 करोड़ के आपको आय आती दिख रही है। आय का क्या अनुमान लगाया था आपने कुशल? 1600 करोड़ का। 1600 करोड़, तो 1600 करोड़ के सामने देखिए सर, 1800 करोड़ आए और 2 गुना से ज्यादा मुनाफा बढ़कर आया, ऑलमोस्ट 2.5 गुना मुनाफा बढ़कर आया इनका। क्या बात है, क्या बात है। मिंडा इंडस्ट्रीज, ये है दमदार नतीजे आते हुए आपके लिए इस वक्त आपके सामने। बिल्कुल, तो मिंडा इंडस्ट्रीज पर रखिए नजर, यहाँ पर एक्शन बन रहा है। पर स्टील कंपनीज, मेटल काउंटर्स, यहाँ पर भी हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में थोड़ा एक्शन बन रहा है। इसके बारे में आशीष हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे चर्चा करेंगे। पर उससे पहले चलते हैं राकेश जी कुणाल जी के पास, क्योंकि पिक ऑफ द डे, कल की पिक के साथ वो ऑलरेडी आज तैयार हैं। तो बिल्कुल पिक ऑफ द डे का राकेश जी कुणाल जी के लिए बताएं सर। दिवांशु, हमारा पिक ऑफ द डे है कोटक महिंद्रा बैंक। अगर आप बैंकिंग में देखें तो एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा सब अपने रीसेंट हाइस के आसपास चल रहे हैं, जबकि कोटक महिंद्रा बैंक ने 2014-2015 लेवल से एक बड़ी करेक्शन दिखाई थी। आज इस स्टॉक के अंदर जो बड़ी वाली करेक्शन है उसके खत्म होने के संकेत हैं। अब ये स्टॉक भी अपने नए लाइफ टाइम हाइस की तरफ जाने को तैयार है। तो कोटक महिंद्रा बैंक है हमारा पिक ऑफ द डे। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है इंट्राडे चार्ट्स पर। सारे बैंकिंग स्टॉक्स तेज हैं। कोटक महिंद्रा बैंक थोड़ा लेट मूवर आज साबित हुआ है, लेकिन इसमें एक बड़ी तेजी बनने की संभावना है। जैसे राकेश जी ने कहा, 2015-2020 तक के लेवल्स आपको जल्द आते हुए दिखेंगे। 100-125 रुपए की तेजी की गुंजाइश दिखती है। बाय करके चलें। यहां पर स्टॉप लॉस छोटा सा रखें। स्टॉप लॉस 1885, 1885 का स्टॉप लॉस रख करके बाय करना है। पहला टारगेट 1950, 1950, दूसरा टारगेट 1975। कोटक महिंद्रा बैंक में खरीदारी की राय। ओके, तो कोटक महिंद्रा बैंक पर करें खरीदारी। अमंगस्ट बैंक्स सबसे कम पार्टिसिपेशन इस रीसेंट अप मूव में कोटक बैंक का ही रहा है, तो अब लग रहा है कि समय आ गया है कोटक बैंक के मूव करने का। पर आइए, एक मूव जो आ रही है मेटल काउंटर्स में, बढ़िया एक्शन है स्टील कंपनीज में। क्या है ये वजह? और कुछ तो नेगेटिव कमेंट्स आए थे बजट के बाद, बट फिर भी हम एक्शन देख रहे हैं, क्यों? जानते हैं आशीष के साथ। आशीष बताएं। दीपांशु, हमने बजट में देखा था कि वित्त मंत्री ने घोषणा की थी, क्योंकि लगातार जो स्टील की कीमतें, आयरन ओर की कीमतें में तेज उछाल देखने को मिल रहा है, तो जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसे घटाकर 2.5% कर दिया गया था। और काफ़ी जो सारे प्रोडक्ट्स हैं इन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ भी हटा दी गई थी, क्योंकि देश भर में अगर आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से और रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ से एक मांग आ रही थी कि जो इनका रॉ मटेरियल कॉस्ट है इसमें लगातार बढ़त देखने को मिली। लेकिन इसका असर बिल्कुल भी स्टील की कीमतों पर देखने को नहीं मिला है। कल के मुताबिक अगर मैं देखूँ, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो बता रही कि 1000 से लेकर 1500 रुपये प्रति टन कीमतें अभी बढ़ी हैं। यानी लगातार 8 महीने हो गए स्टील की कीमतें जो हैं स्काई रॉकेट हो गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अगर आप देखें तो 55,000 रुपये प्रति टन के आसपास कीमतें चल रही हैं। भारतीय बाजार में 53,500 के आसपास है। यानी यहाँ से भी अगर आप भारतीय बाजार में 53,500 के आसपास है, यानी यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा हेडरूम बढ़त का और बचा हुआ है। देखिए, इंडस्ट्री के जानकार तो यही कहते हैं कि जो मेटल की कीमतें हैं वो ग्लोबली लिंक्ड होती हैं, और ग्लोबल अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट है पूरे मेटल पैक को लेकर। जिस तरीके से देश विदेश हर जगह कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में तेजी आई है, और इनफैक्ट इस बजट में भी ये कहा गया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगा है। यानी जो स्टील की मांग है ये यहाँ से और इम्प्रूव होगी, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि जो ड्यूटीज रिड्यूस की गई थी इसका बिल्कुल असर नहीं देखने को मिला, और कीमतें इसके बाद भी देखिए 1000 से लेकर 1500 टन के आसपास बढ़ती हुई नजर आई। देखिए, इंडस्ट्री के जानकारों से मैंने जब बात की तो उनका ये भी मानना था कि लगभग 60% जो भारत में स्टील इंपोर्ट होता है
वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाले देशों से होता है, यानी वहाँ पर ऑलरेडी अगर ड्यूटी स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो इंपोर्ट के फेवर में, लेकिन फिर भी घरेलू मांग इतनी स्ट्रांग है कि इसका बिल्कुल असर नहीं देखने को मिलेगा और इसका ये असर आपको जो है जो स्टॉक्स हैं इनमें देखने को मिल रहा है। ओके, तो मेटल काउंटर्स में है बढ़िया तेज़ी, नज़र रखें इन काउंटर्स पर, अच्छी तेज़ी आपको ये दिखाते हुए दिख रहे हैं। मेटल स्टॉक्स अच्छे तेज़ी में रहे हैं। टाटा स्टील पर हमने अच्छी मूव देखी है, आज तो हिंडाल्को अच्छी मूव दिखा रहा है, हालांकि स्टील से ज़्यादा उसका कुछ लेना देना नहीं है, बट नोवेलिस के दमदार नतीजों पर वहाँ पर भी एक्शन आया, तो ये स्पेस आपको बढ़िया मूव्स दिखा रही है। नज़र रखें इस काउंटर पर जो तेज़ी आती हुई दिखी है। आइए कुछ और स्पेसेस जहाँ पर मूव आ रही है। मन्नापुरम फाइनेंस, इसके बारे में हम सुबह भी बात कर रहे थे और अनिल जी ने भी इस स्टॉक के बारे में चर्चा करी थी, आज फिर से अच्छी मूव दिखा रहा है। पालविया साहब इसके बारे में बात करके गए थे, किरण जी ने कॉल दी थी और आई थिंक सर 2 दिन पहले 170-168 की रेंज में खरीदारी की राय दी थी। 175 और 180 के 2 टारगेट, ये है ट्यूसडे का ऊपर ट्रेड कर रहा है सर। टारगेट हिट हो गया मन्नापुरम फाइनेंस। चलो, मन्नापुरम में टारगेट हिट हुआ है, 180 के टारगेट से वो आ चुके हैं आपके लिए। ये सारे स्टॉक्स आप पोजिशनली ट्रेड करें, उसी हिसाब से इन्हें देखें ताकि आपके लिए मुनाफा हो सके। आइए कुछ और नतीजे आने वाले उन पर भी कर लें फोकस, और नतीजे आने वाले हैं हीरो मोटोकॉर्प के। तो हीरो मोटोकॉर्प के अनुमान के साथ तैयार हैं आशीष, आपके पास है? हाँ अनिल जी बताएं। अनिल जी, नतीजे बढ़िया देखने को मिलेंगे। कुल वॉल्यूम जो है इसमें 20% का इजाफा देखने को मिलेगा, लगभग 18.5 लाख यूनिट के आसपास की बिक्री देखने को मिलेगी और रियलाइजेशंस में भी अगर आप देखें तो 15% का सुधार देखने को मिलेगा। इंडस्ट्री का मानना ये भी कि जो ग्रामीण मांग है और खासतौर पर अगर आप देखें जो एंट्री लेवल की बाइक्स हैं इनकी सेलिंग काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है। हालांकि मुनाफे का जो आंकड़ा है आपको ज़्यादा अच्छा नजर नहीं आएगा, केवल 5% की बढ़त देखने को मिलेगी, 927 करोड़ रहने का अनुमान है। और मार्जिन में हल्की सी गिरावट है, कारण ये है कि जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि स्टील की कीमतें, मेटल की कीमतें, इनमें तेज रिबाउंड देखने को मिला है। तो सभी अक्रॉस इंडस्ट्रीज अगर आप देखें तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ा है, जिसके चलते हम मान रहे कि जो इनके एबिटा मार्जिन हैं वो 14.8% से घटकर 13.4% रहेंगे और इनका कामकाजी मुनाफा यानी एबिटा यहाँ पर 25% की गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन अच्छी बात है कि रिकवरी कारोबार में बढ़िया है, इसके लिए टॉप लाइन यहाँ पर आपको 38% का इजाफा देखने को मिलेगा, नतीजे बढ़िया रहेंगे। ओके, तो हीरो मोटो ये है आपके लिए एक स्टॉक जहां पर आपको रखनी है नजर, बढ़िया मूव तो इस पर भी आते हुए दिख रहा है। जैन साहब, हीरो मोटो से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जिस तरह से हमने देखा ऑटो कंपनीज शानदार नतीजे, ऑटो एंसिलरीज अच्छी तेजी रही है, मिंदा कॉप के अभी थोड़ी देर पहले बढ़िया नतीजे आए थे, क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी सर, और स्पेशली 2 व्हीलर स्पेस में? या बिल्कुल, मैं काफी बुलिश था और शुरू से ही हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो दोनों पे बहुत जबरदस्त बुलिश था। बजाज ऑटो ने जबरदस्त नंबर्स दिए और उसके बाद बहुत बड़ी स्पाइक वहां पे भी आ गई है और मुझे ऐसा लगता है हीरो मोटोकॉर्प और फिर उनके साथ तो फिर अब जो एक इंटरनेशनल ब्रांड एसोसिएट हो रही है तो उसके ऊपर भी मुझे लगता है कि इस रिजल्ट्स में कुछ ना कुछ और अनाउंसमेंट्स आएंगे। सो ओवरऑल आई एम वेरी बुलिश ऑन बोथ द स्टॉक्स, हीरो मोटोकॉर्प एंड बजाज ऑटो। इनको डिक्लाइंस में खरीदते जाएं और जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखें, क्योंकि ऑटो एंसिलरी के जो नंबर्स आ रहे हैं वो भी जबरदस्त है। तो इन दोनों के अगर प्ले करना है तो मुंजाल शोआ, मुंजाल ऑटो, जो कि मैंने जैन साहब के जेम्स में भी दिया हुआ है, तो वहां पे भी उस पर ध्यान रख सकते हैं। बाकी आज बहुत सारे ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स के टारगेट्स अचीव हुए हैं और मुझे दिख रहा है किस तरीके से आप पीएम इंडस्ट्रीज भी है, बहुत सारे ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स है जहां पे एक्शन है। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त पूरे ऑटो और ऑटो इंस्टॉलेशन पर दमदार तेजी होती दिख रही है। इस बीच 35,400 ये आपका टारगेट जो दीप हम बात कर रहे थे जी सर, आगे निफ्टी का, बैंक निफ्टी का जब हम एनालिसिस कर रहे थे कि बैंक निफ्टी भागने को तैयार है। अभी भी आप देखिए निफ्टी वहीं 14,900 के आसपास ही, ज़्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन बैंक निफ्टी 35,400 का टारगेट हिट कर गया। 35,100 35,125 चल रहा था स्पॉट लेवल पर, वहां से 300 पॉइंट की तेजी आई है पिछले आधे घंटे में और 3 बजे के पहले बिल्कुल आपने कहा भी था स्पेस बन रही है, अब ये तेजी बढ़ेगी। 35,400 35,500 तक के टारगेट्स की जो जगह बन रही थी वो आ चुकी है। अब आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले। देखिए हर एक का अपना अपना रिस्क मैनेजमेंट होता है और होना भी चाहिए उस लिहाज से आप, बट अदरवाइज मजबूती बरकरार। इसलिए मैंने कहा निफ्टी नहीं, बैंक निफ्टी लीजिए, ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग वहां पर होगी और वो होती हुई दिख भी रही है। तो इस खुशी में एक काम किया जाए, एक बिगुल और हो जाए। बिल्कुल सर, चलिए आज तो अरे मार्केट ही ऐसा है तो हो जाए, मौका है चौका मारना चाहिए। बिल्कुल बिगुल अनिल जी के 2000। एक और मेरा फेवरेट स्टॉक है जहां खरीदारी करने की राय, और वो है बेल जी, 42 रुपए। यहाँ थोड़ा समय लेट हुआ था क्योंकि 40 के पार मुझे इसे बाय कॉल देना था जी। लेकिन नंदलेस अभी भी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। 42 रुपए पर माफ कीजिएगा
शनिवार को रिजल्ट्स आने वाले भेल के, तो आज और कल के लिए यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। 18% ओपन इंटरेस्ट बना है आज, बड़ी तेजी होती दिख रही है। और मैं एक और चीज कहना चाह रहा हूँ दीप, ये भी स्टॉक ऑफ द ईयर हो सकता है। BHEL जैसे ITC पर मैं बुलिश हूँ, उस तरह से मैं भेल पर भी बुलिश हूँ। मैं पहले भी 35-36 रुपए से लगातार रिकमेंड करते आ रहा हूँ, बीच में 42-45 हुआ, भी वापस 35-36 हो गया, तो काफ़ी लोग दुखी भी हो रहे थे कि भाई अरे ये क्या हो गया। तो देखिए मार्केट के मूड के साथ सब बढ़ते गिरते हैं, वो एक अलग चीज़ है, बट ये स्टॉक भी 65-70 का पोटेंशियल रखता है। और आपको याद होगा अगर एक स्टॉक का किसी का नाम लिया है वित्त मंत्री ने बजट स्पीच के दौरान, तो भेल का भी लिया है। और भेल में इतनी एसेट्स है, इतना लैंड बैंक है, और जो एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम जो सरकार का अब आगे बढ़ेगा, उसमें आप देखिए भेल में क्या कमाल होता है। और भेल में नया मैनेजमेंट है, बड़े तगड़े टॉप लेवल पर, जो अभी CMD साहब मैं नाम भूल रहा हूँ, शायद नीरज सिंगल साहब ऐसा कुछ नाम है, मैं नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बड़ा तगड़ा काम कर रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप ले, पोजिशन के हिसाब से नलीन सिंगल साहब, हाँ, तो वो तो बहुत बढ़िया, ये बढ़िया टर्न अराउंड कैसे। आप सिंपल समझिए ना, आज अगर आप थर्मेक्स की कमेंट्री से खुश हैं जी, जो थर्मेक्स बोल के गया और थर्मेक्स उसके बाद 20% ऊपर है, तो भेल, ABB, थर्मेक्स, सीमेंस, ये सब वही कंपनियां हैं, एक ही तरह की कंपनियां हैं। और पावर इक्विपमेंट्स में भेल नंबर 1 है, रेलवे इक्विपमेंट्स में भेल आगे है सबसे। तो मुझे लगता है ये एक रीराइटिंग स्टोरी है पूरी। और इसको आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 60 से 70 रुपए के टारगेट के लिए आराम से पोर्टफोलियो में रखें साल भर के लिए। आज से 40 का 60-50% होता है, आपको ऐसे कम लगेगा और वो भी FNO का स्टॉक है। तो मुझे लगता है ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड के हिसाब से लेकर रखना चाहिए, और धीरे धीरे आप आराम से एक्यूमुलेट करें। ट्रेडिंग के लिहाज से कर रहे हैं तो आप रखिए स्टॉप लॉस 40 का रख लीजिए, और क्या 40 का स्टॉप लॉस जहां से ब्रेकआउट हुआ है 44 और 46 दो टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी चाहिए भेल में। ओके, तो BHEL यहाँ पर खरीदारी करके चले। नतीजे आने वाले हैं सैटरडे को, शनिवार के दिन, उस लिहाज से आप अप्रोच करें। इस काउंट कर थोड़ी वॉलेटिलिटी आ सकती है, बट पोजिशनल बेसिस पर आपको बढ़िया एक्शन ये स्टॉक दिखा सकता है। दो और PSU स्टॉक्स जहाँ पर खबरें आ रही हैं, BHEL पर तो आपको रखनी है नज़र। कॉम्पोजिट मटेरियल प्रोडक्शन के लिए एक करार किया है HAL और मिश्र धातु मिधानी ने, ये आपके लिए खबर आती हुई दिख रही है। दोनों ही स्टॉक आपको एक्शन में दिखेंगे। HAL तो ऑफकोर्स यहाँ पर पिछले 2-3 दिनों में बड़ी खबर आई है, वो तेजस का जो एक बड़ा ऑर्डर था 83 एयरक्राफ्ट का, वो फाइनली डील साइन हो गई है 48,000 करोड़ रुपीस का। और मिश्र धातु इन्होंने करार किया है HAL के साथ, और मिश्र धातु है जैन साहब के रेडार पर। डिफेंस स्टॉक्स के बारे में भी जैन साहब से बात करिए। जैन साहब, क्या बेनिफिट्स हैं इस करार के वो तो नहीं मालूम, बट दोनों ही स्टॉक्स एक्शन में आ रहे हैं, और मिश्र धातु 200 के नीचे इस समय दिख रहा है। अच्छा एंट्री लेवल है सर? बिल्कुल, मिधानी तो देखिए मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जब भी मिश्र धातु की बात आती है तो शायद अनिल जी को मेरा मिधानी हमेशा याद आता है। तो मिधानी, HAL, ये दोनों में मैं बहुत बुलिश हूँ। BDL है तो डिफेंसिव स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। BEL को भी बाय ऑन डिक्लाइंस करे, क्योंकि सरकार जिस तरीके से फोकस्ड है ओवरऑल डिफेंस उस पे भी, एक्सपेंडिचर पे भी, तो बिल्कुल ये स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। और बहुत बढ़िया फंडामेंटल्स वाली एक जबरदस्त कंपनी है, और वैल्यूएशंस भी कोई बहुत ज्यादा महंगे लगते नहीं, और साथ में डिविडेंड यील्ड भी है। तो HAL अपने जो OFS प्राइस है उससे नीचे चल रहा है, वहां पे बाइंग करे, और मिधानी उसको भी बाय करके चल सकते हैं, और BEL को बाय ऑन डिक्लाइन। ओके, तो नजर रखें, सारे डिफेंस और PSU डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स आपको एक्शन में दिख रहे हैं इस समय। कॉल्स की कतार तैयार है। जय ठक्कर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, श्रीकांत जी को भी एक BTST देना है। पहले चलते हैं जय के पास और जान लेते हैं उनका कैश का ऑप्शन कौन सा है। जय, बताएं क्या करना चाहिए। गुड आफ्टरनून टू दीपांशु, गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। 14,750 का कॉल में तो सारे हमारे टारगेट आ चुके थे, एंड अब जो मैं दे रहा हूँ बैंक निफ्टी पर कॉल दे रहा हूँ। बैंक निफ्टी पर 35,300 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन लेकर चलना चाहिए। 565 के आसपास मिल रहा है ये। 402 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। फर्स्ट टारगेट 710 का रहेगा, एंड सेकेंड टारगेट जो है 790 का है। 710, 790 ये दो टारगेट्स के लिए 35,300 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे। 11 स्वैप की एक्सपायरी का बैंक निफ्टी का, एंड 402 का एक स्टॉप लॉस लेगा। जैसे अनिल जी ने भी क्लियरली बताया कि बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट 35,000 के ऊपर हमें देखने मिल रहा है, उसके ऊपर क्लोज देखने मिल रहा है। एंड श्योर विद दिस काइंड ऑफ ब्रेकआउट दी ऊपर में भी जो नेक्स्ट टारगेट बनकर आ रहे हैं इसमें वो 35,700 के। आई थिंक वहां तक भी हमें अगर देखने मिलता है नेक्स्ट एक्सपायरी तक हमारा टारगेट अचीव हो सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए बैंक निफ्टी पर
35,300 के कॉल खरीदारी की राय, और ये अगले हफ्ते की एक्सपायरी है, माइंड यू, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। बड़े टारगेट्स के लिए आप खरीद सकते हैं। जय का जैकपॉट भी लेंगे, पर उससे पहले एक बार श्रीकांत जी के पास चलते हैं BTSTT के लिए। बताएं श्रीकांत जी। दीपांशु देखिए, वैसे आज के दिन में तो काफी सारे स्टॉक्स उड़ान भर रहे हैं, तो जो उड़ान भरने वाली कंपनी है हम उसी के ऊपर क्यों ना BTST किया जाए, क्योंकि उसका भी जो एक फॉर्मेशन बना है वो क्लियरली जो एक असेंडिंग ट्रायंगल होता है उसका एक ब्रेकआउट बना है। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि ये स्टॉक 1730 से लेकर 1750 के लेवल्स भी छू सकता है। तो करंट लेवल से इंडिगो को बाय किया जा सकता है, 1665 के करीब ट्रेड कर रहा है, 1640 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है, और 1730 1750 ये दो टारगेट्स के लिए इंडिगो को बाय करना है। आजकल हमने इंडिगो में नया काम शुरू किया श्रीकांत जी, इंटरग्लोब एविएशन बोलना शुरू कर दिया है, क्योंकि इंडिगो पेंट्स भी अब लिस्ट हो चुका है और भाव भी इंडिगो पेंट्स का भी कितना चलता है आजकल इंडिगो पेंट्स, एक मिनट, लिस्टिंग के बाद 28 अच्छा, लेकिन 28 पे चलो ठीक है, भाव बहुत फर्क है। इश्यू तो इसके आसपास ही आया था, डबल हो गया ना, डबल हो गया, लेकिन इसलिए चलिए इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिगो FNO वाला स्टॉक, जो फ्लाइट जो चलाते हैं वो वाला इंडिगो, ये खरीदना है 1640 के स्टॉप लॉस के साथ, 1730 और 1775 के टारगेट के लिए। ये है आपके लिए राय इस वक्त। और इस बीच HPCL के लिए खबर आती हुई, मुंबई रिफाइनरी को क्षमता विस्तार के लिए बंद करेंगे। ओके, कैपेसिटी एक्सपांशन करना चाहते हैं, उसके लिए थोड़े समय के लिए ये बंद करेंगे। वित्त वर्ष 2022 की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल से लेकर जून, इसी साल 2021 में अप्रैल से जून के बीच में, पहली तिमाही का मतलब है फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021, इसके बीच में वो मुंबई की रिफाइनरी बंद करेंगे कैपेसिटी एक्सपांशन के लिहाज से। ये है आपके लिए राय। ओके, इस बीच बाजार मजबूती के साथ 35,350, लेकिन जय तैयार है अपने जैकपॉट शेयर के साथ। बताएं जय। अनिल जी, बैंक निफ्टी पसंद है, इसीलिए बैंकिंग एक स्टॉक चूज किया। इनफैक्ट कोटक बैंक है, कोटक बैंक को खरीद कर चलना चाहिए। इनफैक्ट अगर ऑप्शन के थ्रू इसको खरीद कर चलना है तो इसका 1920 का 1920 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चल सकते हैं, जिसके रेट अगर हम देखें तो करीब 54-55 के रेंज में है। नीचे में स्टॉप लॉस प्लेस करना है 38 पर। फर्स्ट टारगेट जो बन रहा है वो है 74, सेकंड टारगेट बन रहा है 85। ये दो टारगेट के लिए कोटक बैंक को खरीद कर चल सकते हैं। बैंकिंग फाइनेंशियल्स में अच्छी रैली देखने मिल रही है, और कोटक बैंक में मुझे ऐसा लग रहा है कि फोर्थ वेव में क्लियरली एक कंसोलिडेशन या करेक्शन खत्म हुआ है, और आज के दिन में हायर टॉप हायर बॉटम कंफर्म हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है अनिल जी कि अब कोटक बैंक अपने प्रीवियस हाइज को निकाल देगा। प्रीवियस हाइज जिसके करीब थे 2000 प्लस, आई थिंक 2000 प्लस के लेवल पे इजीली हमें देखने मिलेंगे कोटक बैंक। तो ये है आपके लिए कोटक बैंक में खरीदारी करने की राय। 74-85 दो टारगेट रखिए। 1920 का ऑप्शन अभी कोटक बैंक खरीदारी करने की राय कुणाल जी और राकेश जी ने भी दी थी। 1909 के आसपास यहाँ पर फ्यूचर्स खरीदने की राय दी थी। कोटक बैंक निफ्टी की तेजी को लीड करने की पूरी तैयारी में। आइए अगला बिगुल वागले साहब के लिए। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, मेरा BTST होगा बजाज फाइनेंस। किरण जी ने तो काफी नीचे कवर किया है, लेकिन अभी बाय करें 5,505 के लेवल पे। 5,510-20 रुपए की रेंज होगी। 5,450-55 का स्टॉप लॉस होगा, और 5,630-640 का टारगेट मुझे कल दिखाई देता है। सो एक 40 रुपए के रेस 120 रुपए का रिवॉर्ड। ओके, 5,505 के आसपास खरीदिए। 5,455 5455 ये स्टॉप लॉस का लेवल है आपके लिए, और यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है बजाज फाइनेंस में। और थोड़ी देर पहले किरण जी ने मैसेज करके कहा भी कि हड़बड़ी न करें, बेचने की जल्दबाजी न करें, इसे बड़े मुनाफे के लिए आपको होल्ड करना है। वो 5800 के आसपास के टारगेट आते हुए दिखेंगे हफ्ते भर में। और इस बीच बैंक निफ्टी का नया रिकॉर्ड जो बना है वो है 35,413 का। निफ्टी का नया रिकॉर्ड बना है वो 14,913 का, और सेंसेक्स ने 50,687 का नया रिकॉर्ड बनाया है। आइए बढ़ते आगे। वक्त है बुल वर्सेस बियर का। जी हाँ, एक स्टॉक ऐसा है जिस पर दो तरह की अलग अलग राय आती दिख रही है। आप सोच सकते हैं एक स्टॉक एक FI कहे कि उस पर दीप जी सर भाव होना चाहिए 3,050 का, और दूसरी FI बोले 1,150 का। वाह, 1,150 और 2,000 रुपए की रेंज टारगेट प्राइस में है ना सरप्राइजिंग। इतना वेरिएशन जी हाँ, वो है जुबिलेंट फूड।
अब हालांकि 3050 के बेहद नजदीक है, लेकिन गोल्डमैन का कहना है 1150, वो भी टारगेट बढ़ाने के बाद, पहले तो 1001 का ही था, और जेफरीज ने टारगेट 2750 से और बढ़ा दिया 3050। तो आइए बुल वर्सेस बियर तैयार हैं वरुण और कुशल, बताएं कौन करेगा शुरुआत। देखिए अनिल जी, आज तेजी का दिन है तो मेरे ख्याल से कुशल को ही शुरुआत करनी चाहिए। स्टॉक मैं भी यही कह रहा था, और तेजी के तर्क भी काफी सारे हैं वरुण। इसमें सबसे पहला है, आप देखिए मार्केट हमेशा जो है फॉरवर्ड लुकिंग रहता है, और यहाँ पर अब जो ट्रिगर बन रहा है, आप देखिए लगातार मल्टीप्लेक्सेस में कैपेसिटी बढ़ रही है, और साथ ही जो स्पोर्ट्स इवेंट्स है वहां पर भी जो है अब आगे के लिए संकेत जो है काफी ज्यादा पॉजिटिव होते जा रहे हैं। इनफैक्ट एग्जीबिशंस वगैरह के लिए भी जो सरकार की एसओपी है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो जैसे आप नेस्को की अगर बात करें तो वहां पर भी जब इवेंट्स होंगे तो कहीं ना कहीं जिस तरह की डिलीवरीज होंगी डोमिनोज की स्पेसिफिकली, वहां पर बेहतरीन तेजी आती हुई नजर आ सकती है। होम डिलीवरी तो है ही, आप देखिए 70% से ज्यादा रेवेन्यू इनकी ऑनलाइन सेल्स से आता हुआ नजर आता है, जो टेक अवेज होता है। तो डेफिनेटली जो है इस तरह से मार्केट को ये काफी बुलिश पॉइंट लग रहा है, और आगे के लिए जो पॉजिटिविटी है वो इस स्टॉक में बनती हुई नजर आ सकती है। देखिए जो फॉरवर्ड लुकिंग है ना, ये इस काउंटर के लिए सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि इसके पहले भी माना जा रहा था कि फॉरवर्ड लुकिंग फेस्टिवल सेल्स आएगा, आईपीएल आएगा तो नतीजे काफी अच्छे आएंगे, लेकिन नतीजों में वो कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। हालत देखिए खराब हो गई इस कंपनी की। कल नतीजा आने के बाद स्टॉक की अच्छी खासी पिटाई भी हुई इसी के चलते। तो कहीं ना कहीं मार्केट उसको डिस्काउंट कर रहा होगा। तो मार्केट ने गलत डिस्काउंट किया, वही तो कह रहा हूँ, वही सबसे बड़ा धोखा है। तो बिल्कुल, तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट आप देखिए डोमिनोज के जो कामकाज हैं, जिस तरह की रिकवरी आ रही है इनके ओवरऑल, इनफैक्ट सारे बिजनेसेस ही हम देख रहे हैं कि प्री कोविड सेल्स पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो डोमिनोज भी इक्वली स्ट्रांग लग रहा है। इनफैक्ट जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं ना वरुण, वहां पर जनवरी महीने में काफी पॉजिटिव सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आई है 3.4% की। तो अपने आप में ये आगे के लिए काफी पॉजिटिविटी दर्शा रहा है। देखिए इस कंपनी की सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है फाइन डाइन से आती है, और इतना कुछ खुलने के बाद भी अभी भी फाइन डाइन जो है वो 42% के आसपास की कैपेसिटी पे पहुंचा, यानी कि अभी तक आप अपनी कैपेसिटी भर भी नहीं पाए, शायद लोग नहीं आ रहे इसके वजह से। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की आप बात कर रहे थे, जो 3.4% की ग्रोथ देखने मिली है। नवंबर में भी ऐसी ग्रोथ देखने मिली थी, लेकिन फाइनली हुआ क्या, कल जो आंकड़े आए नेगेटिव 1.7% ग्रोथ देखने मिली। वरुण इसको हम एनालाइज करेंगे। आप फाइन डाइन से कह रहे हैं कि काफी बढ़िया ग्रोथ आती है, इनकी काफी बड़ा रेवेन्यू चंग आता है, पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो इनकी ऑनलाइन डिलीवरीज है वहां पर सबसे ज्यादा रेवेन्यू ये काउंट करते हुए नजर आते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो तीसरी तिमाही में इन्होंने 50 नए स्टोर्स खोले हैं। तो अपने आप में ये भी अपने और सेंटर्स को एक्सपैंड कर रहे हैं ताकि ये और डिलीवरीज कर सके और लोग टेक अवेज ले जा सकें। लेकिन देखिए इसी एक्सपांशन के कारण इस कंपनी के जो मार्जिन है वो लगातार कम हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस कंपनी की जितनी उम्मीद थी अच्छे मार्जिन की वो नहीं आए, और अब कच्चे माल की जो कीमत है वो भी बढ़ते जा रही है, तो आगे मार्जिन्स में और प्रेशर रहने वाला है। ब्रोकरेजेस के क्या कहेंगे? इनफैक्ट यहां पर अगर आप देखें तो 2750 से बढ़ाकर 3050 के लक्ष्य जो है जेफरीज दे रहे, तो मौजूदा भाव से भी करीब 5 से 7% की अपसाइड तो ये एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप अपनी ब्रोकरेजेस की भी बात करें, जो आप ब्रोकरेजेस आई थिंक बताएंगे तर्क में 1150 के टारगेट आप बता रहे हैं। डेफिनेटली 1150 के टारगेट, अब इससे खराब और क्या हो सकता है। लगता तो नहीं 1150 आने वाला है। हालांकि जैन साहब भी जुबिलेंट फूड इस लेवल पर खरीद नहीं पाते, लेकिन जैन साहब भी 1150 तो नहीं सोचते होंगे। जैन साहब गोल्डमैन का टारगेट 1150 कभी आएगा? एक्चुअली मैं सोच ही रहा था क्वेश्चन आएगा और इसी तरीके से आएगा। मैं बिल्कुल भी स्टॉक को रेकमेंड करने की राय नहीं देता, और खूब गलत पड़ा हूँ इस स्टॉक में। और मैं 1600-1800 के लेवल्स आते हैं और मैक्सिमम 2000 रुपए के लेवल्स, वहां पे मैं मतलब लेने की राय दे सकता हूँ थोड़ा बहुत। 210 के पी मल्टीपल वाला स्टॉक और 85 रुपए की बुक वैल्यू, मतलब ठीक है ग्रोथ है सब कुछ है, बट हमें तो मार्केट में इतने सारे जेम्स मिल रहे हैं और इतने सारे स्टॉक्स है इतने सस्ते वैल्यूएशन पे जहां बुक वैल्यू के नीचे मिल रही है, तो मैं तो वहां दिमाग लगाऊंगा। ठीक है, बढ़िया बात है, एमएनसी और बढ़िया है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, बट फिर भी भाव और वैल्यूएशन दोनों में फर्क होना चाहिए। तो आई डोंट थिंक कि मैं इन लेवल्स पे खरीदने की राय दूंगा। बस ठीक है, नीचे आए तो लेने की हिम्मत जो करेंगे वो 1600-1800 के बीच में बस। ओके, तो ये है आपके लिए राय जुबिलेंट फूड पर नीचे। और तकनीकी तौर पर तो अगर पूछेंगे तो राय खरीदारी की आनी है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मजबूत थोड़ी देर में आपके लिए बैन से बेनिफिट भी रखेंगे, अगर कोई स्टॉक है जो बैन में आने की तैयारी में तो वो भी आपको बताएंगे। लेकिन तब तक 3:20 की स्ट्रेटेजी का टाइम है, डीप कर लें उसे। बिल्कुल सर, स्ट्रैटेजी लेते हैं बिल्कुल अनिल जी की स्ट्रैटेजी का। सर ग्लोबल मार्केट्स में बिल्कुल मूवमेंट नहीं हुआ है। डाउ फ्यूचर्स वैसे के वैसे ही हैं, नैस्डैक फ्यूचर्स हल्की सी बढ़त दिखा रहे हैं। यूरोप के बाजार थोड़ा ऊपरी स्तरों से हल्के हुए हैं पर पॉजिटिव टेरिटरी में है। तो थोड़ा क्वाइट ट्रेड जो कल हमने रेंज बाउंड एक्शन देखा था उसी का एक्सटेंशन है, बट पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ट्रेड होते हुए दिख रहा है। बताएं क्या करके जाए सर?
मेरे ख्याल से तेजी की पोजीशन बरकरार रख सकते हैं, और वैसे अगर आप चाहें अच्छा मुनाफा हो रहा है तो प्रॉफिट बुक करके कल का भी इंतजार कर सकते हैं। दीप देखिए, पिछले 2 दिनों से बाजार ने एक अच्छा काम किया है जी, और वो अच्छा काम ये किया कि शुरुआती पहले घंटे में एक मौका आपको खरीदारी करने का बिल्कुल। अब आज आपका डाउ फ्यूचर सुस्ती दिखा रहा है। 2 चीजें हो सकती है, या तो सुस्त रहे या बड़ा चुस्त होकर बड़ा एक्शन दिखा दे ऊपर या नीचे। तो अगर ऊपर का एक्शन दिखा दे तब तो फिर आप मिस कर सकते हैं कि भाई आपको ऊपर कूद कर लेना पड़ेगा, और अगर समझो नीचे का एक्शन दिखा दे तो फिर आपके लिए ये होगा कि फिर आपको एक अच्छा मौका मिल सकता है। तो 2 तरीका है। पहला, जिनकी अच्छी तेजी की पोजीशन बनी है, अच्छी तेजी की पोजीशन से मेरा मतलब क्वांटिटी से नहीं है, लेवल से है। अगर आप अच्छे लेवल पर एंटर होकर बैठे हैं मुनाफे में तो आप अपनी पोजीशन को होल्ड करें, फिर हड़बड़ी में जल्दबाजी में बेचने की जरूरत नहीं। आपने लेट एंट्री की है, ठीक है, कि 35,000 के ऊपर आपने बैंक निफ्टी में एंट्री की है, या 14,850 14,800 के ऊपर निफ्टी में एंट्री की है, तो आप थोड़े ऊपर के लेवल पे एंटर हुए हैं तो प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। क्योंकि आज की जो हमारी आउट परफॉर्मेंस है ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में, ग्लोबल में इतनी कोई तेजी नहीं है जिस वजह से हम 0.5% या 0.2% बैंक निफ्टी पर ऊपर हैं। हम एक्सपायरी की वजह से, शॉर्ट कवरिंग की वजह से। तो आज एक बार प्रॉफिट बुक कर ले, एक बार प्रॉफिट बुक कर ले, कल फिर से नई पोजीशन बनाए। तो मैं ये कहूँगा स्टॉक्स में भी, और स्टॉक्स में नहीं भी सही तो इंडेक्स में एक बार आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं आज, और वापस कल। मैं शॉर्ट करने की राय नहीं दे रहा हूँ, ध्यान रखें, तो नहीं करना। मैं प्रॉफिट बुक करने की राय दे रहा हूँ। अगर आपको अच्छा मुनाफा हो रहा है प्रॉफिट बुक कर लें, और कल फिर से आप एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, आप 15,000 के बेहद करीब हैं, साइकोलॉजिकल लेवल है, और 35,500 के आसपास हैं, वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल लेवल, वैसे बड़े साइकोलॉजिकल लेवल को तो पार कर ही लिया 35,000 को, और उसके ऊपर भी बंद हो रहे हैं। तो उस हिसाब से आप चाहें बढ़िया मुनाफा है तो प्रॉफिट बुक कर ले, कल फिर से एंट्री कर सकते हैं। 2 दिन से मौका दे रहा है, हो सकता है कल भी आपको एक नीचे का मौका दे, कल क्रेडिट पॉलिसी भी है, तो इस हिसाब से, और अच्छे डीप में आपकी खरीदारी हुई, अच्छा मुनाफा है तो फिर होल्ड करिए। ओके, तो अच्छा मुनाफा है तो होल्ड करें, वरना अगर आप चाहें तो थोड़े प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। शॉर्ट नहीं करना है, ये तो आपके लिए क्लियर संकेत है अनिल जी की तरफ से। अगर आप चाहें मुनाफा बुक कर लें, वरना अपनी पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है वहाँ पर। आइए कुछ और शेयर्स जहाँ पर परेशानी बिल्कुल नहीं है आज, और थोड़ी देर पहले ही एक फ्रेश मूव आते हुए दिखा है कॉनकोर। इसके आने वाले हैं नतीजे, और नतीजों का अनुमान हम बताएंगे आपको, पर उससे पहले एक जरा चार्ट चेक ले लेते हैं। आज सुबह भी हम एक्शन में देख रहे थे, कल परसों हमारे एक्सपर्ट से कॉल भी आया था इस पर। बंसल जी, क्या करके जाए कॉनकोर, क्योंकि नतीजे आने वाले हैं, तो पोजीशन है तो होल्ड करना है या फिर बुक कर लेने चाहिए? बढ़िया है। तो जिसका दीपांशु एकदम छोटी अवधि का नजरिया है और जिसका रिस्क एपिटाइट नहीं है, वो तो यहां से निकल जाए। एल्स रिस्क, जो थोड़ा सा भी रिस्क ले सकता है उसको डेफिनेटली रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि बड़े चार्ट्स पर एक बड़ा ब्रेकआउट कॉन्कर के अंदर देखने को मिल रहा है। तो जिसका भी रिस्क एपिटाइट है वो 472 के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करे। मच अवेटेड ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, 534 540 के लेवल्स यहां देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए कॉनकोर, जहां पर आपको रखनी है नजर। एक कॉल तैयार है जय की तरफ से, बिगुल जय के जैकपॉट। बताएं जय। दीपांशु, ये फिर से एक ब्रेकआउट आया बजाज फाइनेंस में। जहां तक मुझे ध्यान में है कि थर्ड के फोर्थ टाइम में दे रहा हूँ बजट डे से बजाज फाइनेंस में कॉल, तो इसका 5600 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीद कर चल सकते हैं। 199-200 के रेंज में मिल रहा है। क्लियरली जो हिसाब से 5500 के लेवल भी निकाल चुका है, और आज जो हिसाब से इसमें ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है और एक चैनल ब्रेकआउट है, मुझे तो लग रहा है कि 5800 तक के लेवल से बजाज फाइनेंस में देखने मिल सकते हैं। ये 200 का जो कॉल ऑप्शन है 5600 के स्ट्राइक का, वो लगभग 320 से लेके 360 के लेवल हमें दिखा सकता है। स्टॉप लॉस नीचे में रखना है 150 का, तो 50 पॉइंट का रिस्क है। 120 से लेके 160 पॉइंट का हमें ऊपर में टारगेट बनकर आ रहा है। 320 से 360 तक के टारगेट के लिए बजाज फाइनेंस में 5600 का कॉल ऑप्शन खरीदिए। क्या बात है, बजाज फाइनेंस में सब बुलिश हो रहे हैं। जय वागले साहब, किरण जी, 3 की तो मुझे याद आ रही कि इन्होंने रिकमेंडेशन स्ट्रांगली दी है बजाज फाइनेंस पे खरीदारी करने के लिए। आज से बैन से बेनिफिट, आशीष चतुर्वेदी है तैयार। आशीष बताइए कौन से स्टॉक्स हैं जो बैन में आने जाने को तैयार हैं बिगुल के बाद? बताएं आशीष, किसी की फ्रेश एंट्री की तैयारी?
अनिल जी, फ्रेश एंट्री की तैयारी कर रहा है पीएनबी। यहाँ पर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट में अगर आप देखें तो तेज इजाफा देखने को मिला है। कल 86% थी, आज बढ़कर 102% हो गई है। 95% के ऊपर आती स्टॉक बैन में आते हैं, यानी निश्चित है कि पीएनबी जो है बैन में एंटर करेगा। पीएनबी बैन में एंट्री करने वाला है सर, क्या करें? पोजीशन है पीएनबी पे और रिजल्ट भी कल हैं जी। ये तो ट्रिकी हो गया मामला, क्योंकि फिर चलिए स्टॉप लॉस 40 का रखिए, और क्या है, कल 40 का स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, क्योंकि अब इंट्राडे तो आप ट्रेड कर नहीं पाएंगे, और रिजल्ट का दिन है तो थोड़ा उतार चढ़ाव हो ही सकता है, लेकिन क्योंकि कैश स्टॉक 40 रुपए का, तो कैश मार्केट में भी एक्शन हो सकता है, इसलिए होल्ड कर सकते हैं। डिलीवरी में कन्वर्ट कर ले, हाँ ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपको रिस्क कम रहे। रिजल्ट अगर अच्छा आए तो जल्दी 50 हो जाएगा, रिजल्ट खराब आए तो गिरने के बाद होगा लेकिन बढ़ना तो है ही है। तो ठीक है, एक बार ट्रेडिंग के लिहाज से आप अपनी पोजीशन मैनेज कर लें, क्योंकि बैन में आ रहा है ये पता नहीं था। अच्छा हुआ आशीष ने टाइमली बताया, तो वो बस वही है, अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं। बैन में आने के बाद स्टॉक में एक्शन कम हो जाता है, बस बात इतनी। वही बात है। तो ये है आपके लिए पीएनबी जो बैन में आने की तैयारी में है इस समय। इस बीच नंबर्स आ रहे हैं मैट्रिमनी.com के। आय 90 करोड़ से बढ़कर 97 करोड़ की आई है, तो 90 करोड़ से बढ़कर 97 करोड़ की आय है। ये अच्छी खासी बढ़त है, 5-6% की आय में आपने बढ़त देखी है। मुनाफा काफी अच्छा बढ़ा है, 6 करोड़ से बढ़कर 11 करोड़ का मुनाफा आते हुए दिखा है मैट्रिमनी। कुणाल जी, ज्यादा डिस्कस नहीं होता है ये चार्ट, पर नतीजे तो अच्छे दिख रहे हैं, 2% ऊपर है। चार्ट्स क्या कह रही है सर? देखिए, ऊपरी स्तरों से कुछ बिकवाली का दबाव देखने को मिला है दीपांशु। मुझे एक लेवल चार्ट पर नजर आता है, थोड़ा इलिक्विड काउंटर है। एक लेवल जो चार्ट पर है वो 870 रुपए का है। 870 के ऊपर निकला तो फिर इसमें कुछ तेजी बनेगी, और हो सकता है कि एक बार आपको 890 रुपए तक का एक मूव देखने को मिल जाए। तो 870 के ऊपर फ्रेश तेजी करनी चाहिए। जिनके पास पोजीशन है वो एक 855 का स्टॉप लॉस जरूर रखें। और इस बीच डीएलएफ एक और स्टॉक है जहां पर अच्छी मजबूती होती दिख रही है। आशु जी ने एक मैसेज भी भेजा है मुझे, उन्होंने कहा कि भाई दर्शकों को बता दें कि डीएलएफ को जल्दी बुक करने की कोशिश न करें, होल्ड करें, घबराएं नहीं 2-5 रुपए ऊपर नीचे होने से। इसमें एसबीआई में जो मुंह उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि 350 हो जाए, अगर आज हुआ है, वैसे बड़े मुंह डीएलएफ में भी एक्सपेक्टेड है। और डीएलएफ हमारी भी बजट के दिन की पिक थी, राइट? तो डीएलएफ आराम से रखें, जल्दबाजी ना करें। इस बीच पीएनबी पर एक राय लेना चाहता हूं मैं श्रीकांत जी से, वो भी वायदा कारोबार के डेटा को बड़ी गहराई से देखते हैं। श्रीकांत जी, बैन में आने की तैयारी है, क्या करना चाहिए? अनिल जी, देखिए, जब मार्केट काफी बुलिश रहता है और अगर उसमें कोई स्टॉक अगर बैन में आता है, तो मैंने मोस्टली ये देखा है कि वो स्टॉक पहले से कॉर्नर हो जाता है, और फिर एफएनओ में भी कॉर्नरिंग होने के बाद जो भी करना है वो कैश में काम करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि ओनली स्ट्रॉन्ग हैंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक को चेस कर सकते हैं। और इसी वजह से मुझे लगता है कि स्टील अथॉरिटी भी अगर आप देखेंगे तो पिछला अगर डेटा, तो ये भी बैन में आया था और उसके बाद ये स्टॉक काफी चल गया था। और काफी सारे स्टॉक बीएचईएल स्पेशली अगर आप देखेंगे तो ये भी बैन में आया था, उसके बाद ये भी स्टॉक चला था। अब मुझे लगता है कि पीएनबी भी बैन में आ चुका है, डेफिनेटली आने वाले दिनों में ये चलेगा। इनफैक्ट कल रिजल्ट है, फिर भी मुझे लगता है कि ये स्टॉक शायद 45 या 47 के लेवल्स दिखा सकता है। तो जो भी पोजीशंस आप इसे होल्ड कीजिए, दिक्कत की बात नहीं है। ओके, तो होल्ड करिए, दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया मूव है। पीएनबी पर आप रखें नजर। दमदार एक्शन आपने बाजार में देखा है, लगातार चौथे दिन शानदार तेजी आती हुई। जो बजट के बाद पोस्ट एक्शन शुरू हुआ है वो आज आपको कंटिन्यू करते हुए दिख रहा है। एक और 500 पॉइंट से ज्यादा का उछाल बैंक निफ्टी पर दिखा है। सेंचुरी लगाकर निफ्टी क्लोजिंग की तैयारी दे रहा है। सेंसेक्स पर नया रिकॉर्ड रहा है, 50,500 के ऊपर बंद होने के लिए तैयार है। कौन से रहे आज के बिग विनर्स? एसबीआई, नतीजे अच्छे रहे, एसेट क्वालिटी में बढ़िया सुधार दिखा है, प्रोविजनिंग गिरकर आई है 6.5% टॉप गेनर निफ्टी पर जिससे इन्वेस्टर्स काफी खुश रहेंगे वो है आईटीसी। 6% का उछाल और बढ़िया पार्टिसिपेशन आईटीसी की तरफ से आते हुए अनिल जी का स्टॉक ऑफ द ईयर नजर रखिए इस काउंटर पर 230 के लेवल्स पर आता हुआ। बजाज फाइनेंस 5% की तेजी, काफी सारे एक्सपर्ट्स ने आज आपको चैनल पर रेकमेंड किया था। कोटक बैंक फाइनली यहां से पार्टिसिपेशन आता हुआ 3% ऊपर। जेएसडब्ल्यू स्टील यहां पर तेजी देखी। कोल इंडिया, ओएनजीसी, एनटीपीसी अच्छे नतीजे यहां पर भी रहे, 2% का उछाल। बजाज फिनसर्व, ब्रिटानिया, अदानी पोर्ट्स, आइशर मोटर्स और एक्सिस बैंक अच्छे एक्शन में रहे। थोड़ा रोटेशन, एशियन पेंट्स पर हल्की कमजोरी, यूपीएल, सिप्ला यहां पर गिरावट। इंडसइंड बैंक 3 दिन की बढ़िया तेजी के बाद आज हल्की सी गिरावट यहां पर आती हुई दिखी। एचडीएफसी लाइफ, टाइटन, विप्रो, नेस्ले, रिलायंस आज इसने पार्टिसिपेट नहीं करा, हल्की सी गिरावट के साथ हो रहा है ये बंद। वायदा कारोबार की बात करें तो बढ़िया उछाल। अपोलो टायर्स यहां पर भी नतीजे दमदार रहे और 1 पॉइंट पर तो हमने देखा 11-12% की तेजी, इस काउंटर पर आपको आती हुई दिखी थी।
जुबिलेंट फूड नतीजों के बाद यहां पर भी रिएक्शन आता हुआ, टाटा पावर नतीजों से पहले ये स्टॉक तेजी दिखाता हुआ, BHEL जिस पर अभी अनिल जी ने आपको कॉल दी थी, इसके नतीजे आएंगे शनिवार को, डेज हाई पर क्लोज होते हुए दिख रहा है। अनिल जी 50,500 के ऊपर पहली बार सेंसेक्स क्लोज हो रहा है, 35,300 के ऊपर पहली बार बैंक निफ्टी क्लोज हो रहा है और 14,888 का एग्जैक्ट प्रोविजन क्लोज आया है निफ्टी पर, रिकॉर्ड है एक बार और। बजट का दिन और बजट के साथ 4 दिन अब तक के सबसे बेस्ट इतिहास में बजट के बाद के ये 4 दिन। बिल्कुल सर, अब तक कभी इतनी बड़ी तेजी बजट के बाद नहीं देखने को मिली जो इस वक्त देखने को मिली है। इतनी जबरदस्त रैली, अनस्टॉपेबल, खतरनाक, जबरदस्त। और सबसे बढ़िया बात है कि दोनों दिन कल और आज बाजार ने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर सपोर्ट लिया और वहां से मौका दिया दिन के निचले स्तरों पर पहले कुछ मिनटों में और दिन के हाईएस्ट लेवल पर आखिरी कुछ मिनटों में। 35,400 का टारगेट 35,413 का हाई बनाकर, 14,900 का टारगेट 14,913 का हाई बनाकर आपके सामने आता हुआ। तो फाइनल क्लोजिंग आपके सामने बहुत मजबूती, सेंचुरी मारता हुआ निफ्टी 98 पॉइंट ऊपर, 586 अंक ऊपर बैंक निफ्टी और साथ ही 358 अंक पर सेंसेक्स। आइए बाजार बंद होने का एक्शन आपके बाद रख दूं। शाम 5 बजे रहेगा हमारा फोकस MSMEs पर। जी हाँ, सरकार ने बजट पर काफ़ी फोकस किया है, इस पर्टिकुलर सेक्टर पर आवंटन दुगुना किया है और साथ ही पूंजी जुटाने में MSMEs को मदद देने की कोशिश की गई है। इससे छोटे कारोबारियों को फ़ायदा होगा, कुछ टैक्स रियायतें भी दी गई है। लेकिन क्या इस सेक्टर के लोग बजट से खुश हैं? उम्मीद के मुताबिक उन्हें सब कुछ मिला है और मौजूदा बजट MSMEs की कितनी मदद करेगा और किस तरह से मदद करेगा, इस पर रहेगा हमारा खास शो ग्रोथ की वैक्सीन MSME स्पेशल में। शाम 5 बजे देखिएगा, इस सेक्टर के स्पेशलिस्ट लोगों के साथ में होगी बड़ी बातचीत और बड़ी चर्चा। शाम 6 बजे होगा आपके लिए आपकी खबर, आपका फ़ायदा। और आज का फोकस है कैंसर पर। जी हाँ, कैंसर पिछले 1 साल से हम काफ़ी महामारियाँ देख रहे हैं, पहले कोरोना, फिर बर्ड फ्लू और इन सब के बीच में कई ऐसी और भी बीमारियां हैं जिसे हम इग्नोर कर रहे हैं या भूल गए। उनमें से एक है कैंसर, जो दबे पांव हिंदुस्तान में लोगों को जकड़ रही है। आज है वर्ल्ड कैंसर डे और इस पर हम खास तौर से इस बीमारी पर करेंगे बातचीत और करेंगे विश्लेषण आंकड़ों का। इस वक्त देश में करीब 22 लाख लोग कैंसर से जंग लड़ रहे हैं। जी हाँ, 22 लाख लोग, बड़ा आंकड़ा है। इसमें से लगभग 8 लाख लोगों की मौत का कारण तो हर साल कैंसर ही बनता है। तो ऐसे में कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या है, कैसे आपको पता चले कि कैंसर की बीमारी आ रही है, बचना कैसे है, ये बेकाबू क्यों हो रहा है, खाना क्या है, क्या नहीं खाना है, लाइफस्टाइल कैसे रखनी है और क्या कैंसर होने का मतलब यही मान लें कि मौत निश्चित है या इससे बचने के भी उपाय है। इन सब पर करेंगे बातचीत डॉक्टर रमाकांत देशपांडे, जो जाने माने कैंसर सर्जन हैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से, और साथ ही अंशुमान कुमार, डॉक्टर अंशुमान कुमार साहब हैं, ये दिल्ली के कैंसर सर्जन हैं। आज शाम 6 बजे इनसे करेंगे बातचीत। कैंसर को हराना संभव है, ये होगा हमारा आज का खास शो। वहीं रात 8:30 बजे मनी गुरु में भी आपके लिए बीमारी पर ही फोकस रहेगा। देश में कैंसर के साथ साथ तमाम क्रिटिकल इलनेस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इस लिहाज से ये बहुत ज़रूरी है कि आपके हेल्थ इंश्योरेंस में क्रिटिकल इलनेस का प्लान ज़रूरी हो। और ऐसे में आपको क्या कैंसर के लिए स्पेशल प्लान अलग से लेना चाहिए या नहीं, इस पर खास बातचीत करेंगे आज वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर। इंश्योरेंस किस तरह से आपको कैंसर के खर्चों से बचा सकता है, तो यही देखिएगा गंभीर बीमारी का सुरक्षा कवच, आज शाम 8:26 पर मनी गुरु में। तो यह है शाम का विशेष कार्यक्रम। ओके, लेकिन साथ ही कल होगी आपके लिए मस्ती की पाठशाला भी, और मस्ती की पाठशाला में होगा बजट स्पेशल, क्योंकि वित्त मंत्री का बजट हम सबको पसंद आया है, हमारे सारे एक्सपर्ट्स को पसंद आया है, बाजार को पसंद आया है और पिछले 4 दिनों से बाजार जबरदस्त तेजी दिखा रहा है। तो इस बार मस्ती की पाठशाला का टॉपिक है बजट को कैसे सेलिब्रेट करेंगे आप। बजट को सेलिब्रेट करने का हमारे सारे एक्सपर्ट्स का तरीका आपके सामने होगा कल 3:30 बजे। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये शो रिकॉर्ड हो चुका है, इसलिए मैं अभी किसी से कुछ पूछ नहीं रहा कि आप क्या बोलेंगे। ये शो इसलिए भी रिकॉर्ड हो चुका है, वो भी मैं बता दूं कि बजट के दिन हमारे सारे एक्सपर्ट्स मुंबई में थे, स्टूडियो में थे, लगभग 1 साल बाद हम सब लोग साथ में थे। तो वहीं आइडिया है कि क्यों न मस्ती की पाठशाला एक, जब सब लोग आमने सामने बैठे तो रिकॉर्ड कर ही ली जाए। सही बात। तो कल आप जो शो देखेंगे रिकॉर्डेड, लेकिन अभी तक आपने देखा नहीं तो आपके लिए तो नया ही है। हाँ, सेट जरूर आपको वो पुराना नजर आएगा, बजट के दिन वाला जो हमारे BSE का सेट था, बजट स्टॉक एक्सचेंज, उसी सेट पर हमने सारे गेस्ट के साथ लाइव मस्ती की पाठशाला की है। बहुत एंजॉय किया है और आप भी करेंगे, तो ये शो मिस मत कीजिएगा। कल मस्ती की पाठशाला, इस बजट को आप कैसे सेलिब्रेट करेंगे। चलिए, ये है आपके लिए फाइनल क्लोजिंग आ चुकी है और उससे पहले
कल क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है, तो मैं आपको कल क्रेडिट पॉलिसी का भी एक आइडिया दे दूं। 10 बजे आरबीआई की तरफ से ब्याज दरों में बदलाव का अगर कोई है तो ऐलान किया जाएगा, अदरवाइज क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। बाजार के जाने माने दिग्गज हमारे साथ होंगे क्रेडिट पॉलिसी पर। मार्केट का पूरा पैनल तो ही, अजय बग्गा साहब भी होंगे, साथ ही वृंदा जागीरदार जी होंगी और हमारे बाकी एक्सपर्ट्स होंगे। प्रदीप चौधरी साहब जो पूर्व चेयरमैन हैं एसबीआई के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उन सबसे हम बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि आगे आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी के बाद किस तरह के संकेत मिलते हैं। फिलहाल फाइनल क्लोजिंग आपके सामने 105 अंकों की मजबूती के साथ सेंचुरी मारता हुआ निफ्टी 358 अंक मजबूत बंद हुआ है सेंसेक्स, और 586 अंकों की तेजी रही निफ्टी बैंक में। एक और बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन, दमदार एक्शन, शानदार।